मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों फ्रिक्शन। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन देखते हैं अपन, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन में क्या है बच्चों, फ्रिक्शन बहुत आसान टॉपिक है। फ्रिक्शन सबसे पहले नाम से पता पड़ रहा है, फ्रिक्शन इट अपोजेस द मोशन। तो फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, तो सबसे पहला पॉइंट है इट अपोजेस द मोशन। इट अपोजेस द मोशन, इट अपोजेस द मोशन। क्या मैंने राइट लिखा है? No, sir. अभी देखेंगे, अभी देखेंगे बच्चों, अभी देखेंगे। इट अपोजेस द मोशन, तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, पहला पॉइंट। अभी बात करूंगा मैं, ओके, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन इज एन फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में लगता है, दो ऑब्जेक्ट की कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में लगता है, ड्यू टू इरेगुलरिटी लगता है। जो बेटा पुराना कंसेप्ट था ना, जो ओल्ड कंसेप्ट, वो ये बोलता है कि जो इरेगुलर, देखो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये सरफेस सारी इरेगुलर है, दुनिया में बिल्कुल स्मूथ कुछ भी नहीं है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सरफेसेस रफ है, तो वो रफ सरफेस एक दूसरे के अंदर फिक्स हो जाती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पे, रफ सरफेस पे रखते हैं, तो वो जो होता है ना, उनके बीच में वो होती है इंटरलॉकिंग हो जाती है, सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है। तो जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हो, पुश करते हो, तो वो इंटरलॉकिंग, जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो, तो वो इंटरलॉकिंग उसको रोक लेती है आगे जाने से। तो जो ओल्ड कंसेप्ट है फ्रिक्शन का, वो ये कहता है कि दोनों सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट को पुश करते हो, तो वो इंटरलॉकिंग उसमें पीछे फोर्स लगाती है। देखो इस टाइप से। तो फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। फ्रिक्शन इज एक्ट टेंजेंशियली बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस, एक्ट पैरेलल टू सरफेस, पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस, पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस, सरफेस है ना। इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको एक कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते, ध्यान रखना। फ्रिक्शन इज ए टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ध्यान रखना। फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट की वजह से लगता है। आप ये सोचो, हवा में एक ऑब्जेक्ट को रख के आगे चलाओ, फ्रिक्शन पीछे लगेगा? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप सरफेस के कॉन्टैक्ट में रहोगे तो फ्रिक्शन लगेगा। ओके, अच्छा सर, वो इरेगुलरिटी क्या करना है ना, इट इज ड्यू टू, इट एक्ट ड्यू टू irregularity between surfaces, between contact surfaces। सर समझ में नहीं आया, बताता हूं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, थोड़ा बड़े लेवल पे ले जाके बता रहा हूं, इसका मॉडल डायग्राम बता रहा हूं मैं फ्रिक्शन का। ये देखो, ये ग्राउंड है, ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस, ठीक है, रफ सरफेस, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट की जो बॉटम सरफेस है और ये रफ सरफेस है, इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है। अब जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को आगे धक्का दोगे, जैसे आगे धक्का दोगे, तो मैं बोल दूं ये वाली सरफेस यहां टच हो जाएगी। देखो, बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये देखो यहाँ इंटरलॉकिंग हो गई, ये देखो ये लॉक हो गए। तो बोल दो पिक्चर आगे कैसे जाए, तो बोल दो यहाँ से इंटरलॉक हो गए, तो बोल दो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। देखो, और मैं बोल दूं टेंजेंशियल लगेगा सरफेस पे, तो मैं बोल दूं ये सरफेस के पैरेलल लगता है। इट एक्ट टेंजेंशियली ऑन ऑब्जेक्ट एंड इट अपोजेस द मोशन। सारी बातें क्लियर हो गई? जितनी ज्यादा इरेगुलर सरफेस होगी उतना फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। ओके, Yes, sir. ये ओल्ड कंसेप्ट है। इस चीज को समझने का ये ओल्ड कंसेप्ट है। बाकी जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो ये कहता है कि दिस इज इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है। जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाता है तो एटॉमिक लेवल पर अंदर अट्रैक्शन होता है, जैसे प्लस माइनस को खींचता है या माइनस प्लस को खींचता है, तो अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन होता है। तो दिस इज कूलम्बिक अट्रैक्शन बेसिकली। ओके, तो एटॉमिक लेवल पर ये अट्रैक्शन का फोर्स है। ओके, लेकिन अपने को यूं ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, हमारे को कैलकुलेशन पर्पस से समझना, तो हम ऐसे समझना पसंद करेंगे। तो बोल दो अंदर इंटरलॉकिंग हो जाती है, और बोल दो जितनी इरेगुलरिटी ज्यादा होगी उतना फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। बोलो। Yes, sir. हाँ, अभी और बात करूंगा इसकी। Yes, sir. तो देखो, मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन एक्ट पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज अ कॉन्टैक्ट सरफेस फोर्स, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। और पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस लगता है, ठीक सर। इट इज ड्यू टू इरेगुलरिटी, ये इरेगुलरिटी की वजह से लगता है। मोर विल बी द इरेगुलरिटी। अच्छा, अब सुनना, इट इज एन एडजस्टेबल फोर्स, इट इज एन एडजस्टेबल फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
फ्रिक्शन एक एडजस्टेबल फोर्स है। होता है ना, हमारी क्लास में कई बच्चे एडजस्टेबल होते हैं, याद है? किसी को हम बोलते हैं बेटा उधर सरक रहे थोड़ा सा, तो वो फट सरक जाता है ना, जल्दी से सरक जाता है बेचारा। और किसी को अपन बोलते हैं उधर सरक, अच्छा किसी को बोलते हैं उधर सरक, वो फट सरक जाता है। उसको बोलते हैं बेटा थोड़ा और सरक, वो थोड़ा और सरक जाता है, थोड़ा गुस्से से देखता है लेकिन सरक जाता है। फिर बोलते हैं और सरक, फिर बहुत ज्यादा गुस्से से देखता है लेकिन फिर भी मान जाता है। फिर बोलते हैं और सरक, तो बोलता है भग जा, तू सरक जा, मैं नहीं सरक रहा। तो उसका भी बेचारे का सहन करने की क्षमता है। तो वो एडजस्टेबल था, काफी हद तक एडजस्ट करा। कई बच्चे होते हैं जिनको पहली बार में बोलते उधर सरक, तो बोलता है उठ के दूसरी जगह बैठ जा जाके, ध्यान आ गया? तो कई होता है बिल्कुल एडजस्ट नहीं करते, कई लोग होते हैं जो बिल्कुल एडजस्ट नहीं करते, और कई होता है मोस्ट एडजस्टिंग पर्सन होते हैं। तो मैं बोल दूं फ्रिक्शन इज एन एडजस्टेबल फोर्स एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू, its maximum value is given by FR is equal to mu mg। ओके, चलो आ जाओ। अब सुनना ध्यान से, एडजस्टेबल फोर्स है, इरेगुलरिटी की वजह से लगता है, इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय म्यू mg। अभी बातें करूंगा। कई बच्चों को लग रहा होगा सर ने क्या क्या लिख दिया, पता नहीं गलत सलत। अभी बात करेंगे बेटा, जब तक गलत चीज नहीं पता होगी तब तक सही की इंपॉर्टेंस नहीं पता होगी। 2 मिर्ची खाओ फिर पता पड़ेगा मैं जो गुलाब जामुन लाया हूं कितने टेस्टी है। डायरेक्ट गुलाब जामुन खिलाऊंगा तो मीन महक निकालोगे, ये ऐसा है वैसा होना चाहिए था, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए था, चीनी ज्यादा है। 2 मिर्ची खिलाने के बाद चखाऊंगा तुम्हारे को मेरा गुलाब जामुन। ओके, हाँ तो हाँ समझ गए, मेरे को सब पता है कौन सी चीज कब कैसे खिलानी है। तो फ्रिक्शन फोर्स इज गिवन बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज गिवन बाय FR बराबर म्यू mg। ओके, तो मैं लिख दूं इट्स वैल्यू इज गिवन बाय वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय इट्स वैल्यू, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, इट्स वैल्यू इज गिवन बाय, इट्स वैल्यू इज गिवन बाय, ओके, इज गिवन बाय दिस, वेयर म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा मैं लिख रहा हूं वेयर म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी मजा आने वाला है, फ्रिक्शन, ठीक है, इट इज यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। ओके, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जितना म्यू ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इरेगुलर, मोर विल बी द इरेगुलर सरफेस, मोर विल बी इरेगुलरिटी, है ना, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू, मोर विल बी म्यू। ओके, अभी मैं साफ साफ लिख दूंगा, जितनी सरफेस इरेगुलर ज्यादा होगी उतना म्यू ज्यादा होगा, इसको अभी मैं लिख दूंगा, है ना। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये क्या बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए ओल्ड कंसेप्ट से ना हिसाब से ये इरेगुलरिटी को शो करता है, जितना म्यू ज्यादा होगा उतनी सरफेस इरेगुलर होगी। अब इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब एक एक बात को समझते हैं। पहली बात मैंने बोली थी, अपोजेस द मोशन, ये गलत है। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। चल आज एक पिक्चर दिखाता हूं, सुन एक पिक्चर दिखाता हूं, ये यहाँ पे देखो, यह सामने एक दीवार है ना, सामने एक दीवार है, इस दीवार के ऊपर ये कप मूव कर रहा है, आगे देखो, दीवार के नीचे तुम्हें नजर नहीं आ रहा पीछे, और ये कप आगे मूव कर रहा है। तो मैं बोल दूं ये कप आगे मूव कर रहा है, तो बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा। तो मैं बोल दूं कप आगे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। इधर देख, अरे सुनता है चुपचाप, ये देखो, ये दीवार है, दीवार के ऊपर से तेरे को कप का इतना सा हिस्सा नजर आ रहा है, और मैं बोलता हूं कप आगे मूव कर रहा है, तो तुमने बोल दिया फ्रिक्शन पीछे लगेगा। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो कप था दीवार हटने के बाद तुम्हें पता पड़ा ये कप एक ट्रॉली पे रखा था, और ये कप चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, एंड ट्रॉली इज आल्सो मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड। हेलो, कब चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, हेलो, कब चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, और ट्रॉली भी चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड से। क्या मैं बोलूं कप और ट्रॉली बोथ आर मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड, तो मैं बोलूं फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। समझ गए, दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो फ्रिक्शन मोशन को कभी अपोज नहीं करता। अगर फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता तो कप पे पीछे फ्रिक्शन लगना चाहिए था, पर यहाँ पर फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं लगेगा। अभी आगे और समझ में आएगा। तो बोलूं फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन गलत है, अपोजेस द रिलेटिव मोशन। अगर सरफेस है, सुनो, यहाँ जो इरेगुलरिटी है, क्या इन इरेगुलरिटी में अभी इंटरलॉकिंग होगी। देखो ये ऐसी थी, दोनों कप के बीच में और इसके बीच में इंटरलॉकिंग ऐसी थी। बेटा बीच में मत बोलो,
मैं बोलता हूं इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग ऐसी थी। अब जब दोनों साथ चल रहे, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो इंटरलॉकिंग। मैं बोलता हूं जब नीचे वाली और ऊपर वाली सरफेस साथ चल रही तो काहे की इंटरलॉकिंग? तो मैं बोलता हूं कोई फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। तो जब दोनों सरफेस साथ चलती तो इंटरलॉकिंग, हाँ इंटरलॉकिंग तब होती जब एक सरफेस आगे चलती और एक रुकी रहती। देखो एक आगे जा रही और एक रुकी रहती तो लगती इंटरलॉकिंग। बोलो ये देख, समझ में आ गई? तो या तो ऊपर वाली तेज चलती, ये 10 की बजाय 12 से चलती, तो मैं बोलूं इधर इंटरलॉकिंग हो जाती। यहां देखो, ऐसा अरे यहां टच हो जाती सरफेस, ये यहां से टच हो जाती। और अगर नीचे वाली तेज चलती, नीचे वाली 14 से चलती, तो मैं बोलूं पीछे से इंटरलॉकिंग हो जाती। देखो बोलो, ये पीछे से इंटरलॉकिंग हो जाती। थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं, Yes, sir. समझ गए? ऊपर वाली सरफेस तेज होती तो आगे से इंटरलॉकिंग होती। देखो यूं, Yes, sir. और अगर नीचे वाली तेज होती तो पीछे से इंटरलॉकिंग रहती है ऐसे। बोलो क्लियर है? yes sir तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, या तो ऊपर वाली तेज होनी चाहिए नीचे वाली, तो फ्रिक्शन लगेगा। ओके, तो फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, नॉट मोशन, अपोजेस द रिलेटिव मोशन। अरे बोलो अपोजेस द रिलेटिव मोशन। yes sir ओके, तो आप समझ में आ गई? मोशन नहीं रिलेटिव मोशन होता है। मोशन नहीं रिलेटिव मोशन होता है। 1 मिनट आया बच्चों, 1 मिनट आया। हाँ बच्चों, तो मोशन को नहीं रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो बोल दो ये बात तो सब क्लियर हो गई। अच्छा, पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस, ओके सर। इरेगुलरिटी बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस, अच्छा सुनना, कई बच्चे सोचते हैं मोशन को अपोज करता है, वो गलत हो गया। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, समझ में आ गया? क्योंकि सरफेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सरकनी चाहिए। आगे सरकेगी तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा, और पीछे सरकेगी तो आगे इंटरलॉकिंग हो जाएगी। ओके सर, अब सुनना, अच्छा बता बच्चा, एक स्फीयर आगे चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ओके ग्राउंड पे, बता इसमें फ्रिक्शन कितना लगेगा? ये स्फीयर आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, बता फ्रिक्शन कितना लगेगा? तो पीछे। ओके, तो मैं बोलता हूं इसमें फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अरे बोलो मेरे बच्चों, no sir yes sir यस सर, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने यस सर बोला, आपको जान के ताज्जुब होगा कि आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन बता ही नहीं सकते। सर क्यों नहीं बता, बिल्कुल चुप हो जाओ। सर क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये सब डिपेंड करेगा कि कॉन्टैक्ट सरफेस कहां जा रही है। तो ध्यान रखना, फ्रिक्शन कभी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को या ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन को अपोज नहीं करता। फ्रिक्शन को ऑब्जेक्ट से तो कोई मतलब ही नहीं होता। सर क्या बात कर रहे हो आप? ये तो हमने पहली बार सुना किसी के मुंह से, बताता हूं, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं। चल सुन, एक कल्पना करके देख। अभी मैं तुम्हारे को ये सारी बातें रोटेशन में आएगी, लेकिन अभी से बता रहा हूं। ये ट्रेन से आगे जा रहा है पॉइंट, तो मैं बोलता हूं सेंटर ऑफ मास ट्रेन से आगे जा रहा है, तो मैं बोलता हूं बॉडी का हर पॉइंट, चाहे ए पॉइंट हो ऊपर वाला, ये सेंटर ऑफ मास को सी लिख रहा हूं के सेंटर को, मैं बोलता हूं बी पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो इस बॉडी पे, पूरे स्फीयर के सारे पॉइंट 10 से आगे जा रहे हैं। बेटा रिजिड बॉडी का हर पॉइंट सेम स्पीड से मूव करता है। अगर सेंटर ऑफ मास 10 से आगे जा रहा है तो ऊपर वाला ए, नीचे वाला बी, सब 10 से आगे जा रहे हैं। ओके, yes sir हाँ, तो मैं बोलता हूं अभी मुझे फील आ रही है कॉन्टैक्ट पॉइंट आगे जा रहा है, लेकिन ये तो तब जब सिर्फ ये चल रहा हो। मान लो ये घूम भी रहा हो, मान लो ये घूम भी रहा हो, और इसके घूमने का जो ओमेगा है वो 5 हो, और इसकी जो या 6 हो, चलो ओमेगा की वैल्यू बाद में रखूंगा। इसकी रेडियस, इस स्फीयर की रेडियस 2 मीटर है। इस स्फीयर की रेडियस 2 मीटर, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। बच्चों थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, रुक जा, अब बात चलिए तो पूरी करेंगे। तो बोल दो ये जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से सेंटर, और इसके साथ ये ए भी जा रहा था आगे और बी भी जा रहा था, तो बोल दो ए और बी दोनों पॉइंट आगे जा रहे हैं। ओके सर, क्योंकि रिजिड बॉडी है और इसकी रेडियस है बच्चों 2 मीटर, तो बोल दो इसकी रेडियस है 2 मीटर स्फीयर की, आर बराबर। ओके, अब बता, अगर ये स्फीयर की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अगर ये स्फीयर घूम भी रहा हो ओमेगा बराबर 5 से, तो आप बताओ इस पॉइंट की, मैं बोलता हूं घूमने की वजह से पीछे वेलोसिटी आएगी। देखो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसकी एक वेलोसिटी पीछे भी आएगी, ओमेगा आर। आपको बहुत अच्छे से पता है v बराबर ओमेगा आर, खूब पढ़ा छोटी क्लासों में।
हाँ सर। तो क्या मैं बोल दूं, अगर ये चीज घूमती हुई आगे जा रही है तो सेंटर ऑफ मास 10 से चल रहा है तो सारे पॉइंट 10 से चलेंगे। क्यों? क्योंकि रिजिड बॉडी उसी को बोलते हैं जिसके सारे पॉइंट साथ साथ चले और उनके बीच का सेपरेशन चेंज ना हो। तो मैं बोल दूं ये 10 से चलेंगे, और मैं बोल दूं ये चीज अगर घूम रही है तो मैं बोल दूं ये बी पॉइंट पीछे ओमेगा आर, और ओमेगा आर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 2 × 5 10 है। तो बोल दूं ये आगे भी जाएगा और ओमेगा आर 10 पीछे भी जाएगा। यस सर। तो 10 पीछे, तो मैं बोलूं पीछे वाली वेलोसिटी भी 10, आगे वाली भी 10। तो मैं बोलूं कॉन्टैक्ट पॉइंट तो कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि इसकी ग्राउंड की रेस्पेक्ट में 10 से आगे जा रहा है चलने की वजह से, और 10 से पीछे जा रहा है घूमने की वजह से। तो बोल दूं नेट वेलोसिटी 0 हो गई। यस सर। तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे, आपको जान के ताज्जुब होगा, ग्राउंड की रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है ना, फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। अब जो लोग सोच रहे थे आगे जा रहा फ्रिक्शन पीछे लगेगा, बच्चों फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं। सुनना, ये मोशन पता है कैसा, गिल्ली डंडे में याद है अपन वो डंडे नापते थे, तो याद है उस डंडे को उठा के आगे रखते थे, तो याद है वो घिस, आप डंडे को एकदम स्मूथली उठा के आगे रखो। तो मैं बोल दूं देखो ये हर पॉइंट यहां से उठा और ये अगला पॉइंट नीचे गिरा और पिछला उठ गया, देखो फिर अगला गिरा फिर पिछला उठ गया, फिर अगला गिरा फिर पिछला उठ गया। तो सरकाव नहीं हो रहा है आपस में, सरकाव सरफेसेस के बीच में। हर पॉइंट पीछे से उठ रहा है आगे गिर रहा है, पीछे से उठ रहा है आगे गिर रहा है। ओके, इसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, जब v बराबर ओमेगा हो जाए, आगे वाली और पीछे वाली स्पीड इक्वल हो जाए। तो मैं बोलूं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पॉइंट ना आगे जा रहा है ना पीछे, वहीं का वहीं पड़ा है। पता है क्या होगा, जैसे अगला पॉइंट है x, ये नीचे गिरेगा तो पिछला उठ जाएगा। तो बोलते चुपचाप आगे या यूं का यूं दम करके नीचे गिरेगा, पिछला उठ जाएगा। सरकाव नहीं होगा आपस में, और जब सरकाव नहीं होगा तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ओके यस सर। अच्छा, एक बचपन में अपन डंडे ऐसे नापते थे, देख एक गिल्ली डंडे में देख, ये डंडा उठाया और याद है अपन पीछे सरकाते थे यूं यूं। देखो देखो मेरा हाथ देखो, ये देखो ये देख, ये घसीटता हुआ नाप रहा हूं, ये देख ना, ये पीछे चल रहा पेन, ये देख ये घसीटता हुआ नाप रहा हूं, ये देख। तो बोल दूं जब पीछे घसीटते हुए नापते हैं तो बोल दूं फ्रिक्शन आगे लगेगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट पीछे जा रहा, देखो एक घूम रहा और चल रहा, देखिए ये देख ताला मारकर, ये आगे का ढक्कन देख, ये ढक्कन पीछे सरक रहा, दिख रहा है? यस सर। इसको बोलते हैं ये प्योर रोलिंग नहीं है, समझ गए? तो मैं बोल दूं अगर ओमेगा की वैल्यू 6 हो गई तो बोल दूं पीछे वाली स्पीड 12 आ गई, तो बोल दूं ये पॉइंट पीछे जा रहा है। आपको जान के ताज्जुब होगा, स्फीयर तो आगे जा रहा है लेकिन घर्षण भी आगे लगेगा, फ्रिक्शन भी आगे लगेगा। बोलो, क्योंकि ओमेगा आर 12 आ गया तो ये पॉइंट नेट पीछे जा रहा है, बी पॉइंट, क्योंकि ओमेगा आर 20 से ज्यादा है। यस तो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है फिर भी फ्रिक्शन आगे लग रहा है। देखो आप, खतरनाक चीज। यस। अरे बोलो। यस सर। तो फ्रिक्शन को समझना, फ्रिक्शन को समझना है तो इसको मत देख मेरे लाल, इधर देख मेरे लाल फूल, इसको मत देख। अगर फ्रिक्शन को समझना है तो इसको मत देखो, इसको देखो, इसको जो 2 पॉइंट कॉन्टेक्ट है उनको देखो। आपकी निगाहें यहां होनी चाहिए, यहां नहीं। आपकी निगाहें यहां होगी, यहां कॉन्टेक्ट सरफेसेस पे, संपर्क सतह पे, कॉन्टेक्ट सरफेसेस पे। ओके ओके सर। तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो अब मैं बोल दूं नहीं, इट अपोजेस फ्रिक्शन। अब पहला पॉइंट फाइनल लिख रहा हूं, फ्रिक्शन संपर्क सतह कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच, कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है। अब पूरा राइट हुआ, अपोज करता है। बोलो अब कोई गलती है इसमें? नहीं। एक तो कॉन्टैक्ट सरफेस आएगी, ओके, और एक रिलेटिव मोशन आएगा। मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन। ऑब्जेक्ट आगे जा रहा, भाड़ में गया, दोनों नीचे जिस पे रखा है वो और इन दोनों को देखना पड़ेगा। अगर नीचे वाली सरफेस भी चल रही है ऊपर वाली भी, तो कौन तेज चल रही है उस पर डिसाइड होगा। दोनों अगर सेम स्पीड से चल रही है तो फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा। ओके यस सर। हाँ सर, अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, यह एक कॉन्टैक्ट फोर्स, क्या है फ्रिक्शन? कॉन्टैक्ट फोर्स संपर्क बल है, संपर्क बल कॉन्टैक्ट फोर्स है, ध्यान रखना। अगर कॉन्टैक्ट में नहीं होगी सरफेस तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तुम सोचो मैं एक ऑब्जेक्ट को हवा में चलाऊं, देखो तुम तो सोचो ये रहा ग्राउंड, तुम सोचो ये रहा ग्राउंड और कब जा रहा हूं, तुम तो सोचो ये रहा ग्राउंड कब जा रहा हूं, फ्रिक्शन लग जाएगा, जिंदगी में नहीं लगेगा। अरे बोलो,
तो फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोला मैंने बच्चों? फ्रिक्शन क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, वो कॉन्टैक्ट की वजह से लगेगा, हवा में नहीं लगेगा। ओके सर। इट एक्ट्स ड्यू टू इरेगुलरिटी, यह इरेगुलरिटी की वजह से लगता है। सही बात है, सतह में अनियमितताओं की वजह से लगता है। ठीक है, सरफेस में, सरफेस की इरेगुलरिटी, अनियमितता, ओके, से लगता है। बिल्कुल सही है, ये ओल्ड कंसेप्ट है, से लगता है। याद है इंटरलॉकिंग के लिए इरेगुलरिटी, मैं बोलूं जितना म्यू ज्यादा है उसका मतलब उतनी इरेगुलरिटी ज्यादा है कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में। ओके ठीक है, एडजस्टेबल फोर्स है सर, ठीक है, थोड़ी जगह चीज तो ऊपर कर रहा हूं उसको, है ना। एडजस्टेबल फोर्स, एडजस्टेबल है ना, स्वयं समायोजित, समायोजित, स्वयं समायोजित होता है, स्वयं समायोजित, समायोजित, एडजस्ट करता, मोस्ट एडजस्टिंग। ओके, इट्स वैल्यू, मैंने लिखा इट्स वैल्यू, इसका मान, इसकी वैल्यू एफ आर बराबर म्यू एम जी होती है ना, म्यू एम जी होती है। जहां म्यू क्या है बच्चों? जहां म्यू, बोलो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जितनी इरेगुलरिटी होगी, जितनी इरेगुलरिटी अधिक, इरेगुलरिटी अधिक ज्यादा, मैं बोलूं उतना म्यू ज्यादा। बोलो, ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से जितनी इरेगुलर सरफेस होगी उतना म्यू ज्यादा होगा और उतना फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, और जितना म्यू ज्यादा होगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। सही बात है सर। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू दो बातों पे डिपेंड करती है, तो म्यू और एक वेट पे, ऑब्जेक्ट के वेट और म्यू पे। ओके यस सर। अच्छा, देखते हैं। अब ये मैंने लिखा, सुनना ध्यान से हो, चलो आ जाओ, इन सारी बातों से क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखेंगे फ्रिक्शन के टाइप। अभी रुक जा, यहां तक नोट करो बच्चों, फटाफट फोटो क्लिक करो, फास्ट कर लिया? हाँ हो गया, चलो आ जाओ। हाँ अब सुनना, ठीक है। तो एक तो मैंने बताया कि रिलेटिव मोशन, और फिर मैंने बताया कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट देखना जरूरी है, कई बार चीज आगे जा रही होगी और फ्रिक्शन भी आगे लगेगा, जैसे अभी स्फीयर का एग्जांपल लिया, याद है अगर वो 6 से घूमने लग जाए, ओमेगा 6 हो जाता, तो याद है फ्रिक्शन भी आगे लगने लग जाता। क्यों? क्योंकि कॉन्टैक्ट पॉइंट पीछे जा रहा था, नेट 12 से पीछे, 10 से आगे, तो नेट 2 से पीछे। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो। ओके यस सर। चलो अच्छा, सुनो सुनो सुनो, अभी और बातें बाकी है। तो एडजस्टेबल और हाँ बच्चों सुनो, एक न्यूमेरिकल देके देखता हूं तुम्हें कितनी बात। अच्छा पहले एक बात और बता, छोटी सी बात और बता, देखता हूं तेरे ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई। ये है अपना घर का फर्श, ठीक है सर। आपका घर होगा, हमारे घर पे तो मार्बल लगा हुआ। हाँ बेटा, मार्बल के लिए बनाया ये मैंने। और ये है बच्चों रोड, ये अपने बाहर रोड डामर की बनी हुई। बताओ किसका व्यू ज्यादा होगा? हाँ, इसका म्यू 0.2 है, तो बच्चों इसका म्यू 0.6 होगा, मतलब इसकी इरेगुलरिटी ज्यादा है या इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट मैं बोल दूं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखूंगा तो ज्यादा जगह से इंटरलॉकिंग होगी। यस सर। तो मैं बोल दूं यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। तू 10 किलो का ऑब्जेक्ट यहाँ रख मेरे बच्चे, और तू उसी 10 किलो के ऑब्जेक्ट को यहाँ रख, बता कहां चलाना मुश्किल है? रोड पे। बिल्कुल सही है, रोड पे सरकाना मुश्किल है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा आएगा। सेम वेट का ऑब्जेक्ट है, ये दोनों जगह वेट mg 100 आ रहा है, फिर भी म्यू इधर ज्यादा है। मैं बोलता हूं यहाँ म्यू 3 गुना है तो फ्रिक्शन 3 गुना लगेगा। तेरे कूलर को तेरे घर में सरक जाएगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, 2 लोग लगेंगे, मम्मी पापा और तू मिलके, 3 जने मिलके सरकाओगे। इसी कूलर को रोड पे रख के सरका बेटा, पूरा खानदान लगेगा। पूरा गांव। हाँ समझ गए? तो क्या मैं बोल दूं, जितना म्यू ज्यादा उतनी इंटरलॉकिंग ज्यादा, उतना फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा, अकॉर्डिंग टू ऑल कंसेप्ट। ये बढ़िया है क्योंकि इंटर एटॉमिक लेवल पे कौन जाके सोचेगा, पर मेन रीजन इंटर एटॉमिक लेवल है, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन है। ओके यस सर। अच्छा सुनना, तो म्यू समझ में आ गया बच्चे? जिसका म्यू ज्यादा, तो बोल दूं जिसका म्यू ज्यादा वो ज्यादा इरेगुलर है। तो हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि म्यू ज्यादा होने से क्या होता है। कोई बोलते हैं एक सरफेस का म्यू 0.2 है और एक सरफेस का म्यू 0.6 है, बताओ इनमें से कौन सा मार्बल है और कौन सा ये है रोड है डामर की? तो आप साफ साफ बता दोगे डामर की रोड है। बोलो
Yes, sir. Yes, sir. ओके सर। अच्छा सुन, ए इधर देख, ये मेरे घर का मार्बल, ओके, और तुम मेरे घर पे खेल रहे हो। मैंने तुम्हारे को बहुत समझाया बच्चों, मेरे घर पे डिस्टर्बेंस पैदा मत करो, यहाँ मत खेलो, घर जाओ अपने। फिर भी तुम मान नहीं रहे हो, भाग रहे हो, उद्यम मचा रहे हो, खेल रहे हो, है ना? ठीक है। अब मैं आया और मैंने क्या करा पता, पाउडर गिरा दिया पे, पाउडर डाल दिया मेरे पूरे फर्श पे। अब खेलो। तो मोदू जैसे ही पाउडर गिरा दिया, फ्रिक्शन हमारे को चलने में मदद करता, फ्रिक्शन के यूज है। याद है हम जब अपना पंजा रख के पीछे बढ़ाते ग्राउंड पे तो फ्रिक्शन आगे लगता है और ऐसे हम चलते हैं। रोड पे गाड़ियां भी ऐसे ही चलती है, वो जो है ना, क्या नाम, अपना टायर घूमता है तो टायर पीछे, पड़ा टायर गाड़ी का घूमता है। सुनना, चल अब बात चलिए तो पूरी बता देता हूँ। ये साइकिल, सुन रहे सर आपकी होगी, अरे यार मेरे पास तो रेंजर है, फलाना है, दिमाग है, छोड़। ये साइकिल बच्चों, सुनना ध्यान से सुनना, मजाक नहीं चाहिए मेरे को। ये साइकिल, अब सुनना सर, बिठा तो दो आदमी को। हाँ, ये साइकिल, अब सुनो, जब हम पेडल मारते ना, अपन पीछे वाले टायर को घुमाते हैं। साइकिल में जब हम पेडलिंग करते बच्चों, तो हम पीछे वाले टायर को घुमा रहे होते हैं। ओके Yes. बेटा, तेरी गलत फहमी है कि तू साइकिल चला रहा है, तू तो टायर को घुमा रहा है। अगर तेरे को यकीन नहीं होता तो साइकिल को स्टैंड पे खड़ी कर और उसके बाद ऊपर बैठ के और साइकिल चला, देखता हूं कितनी दूर जाता है। साइकिल को स्टैंड पे खड़ी करके और पेडल मार, तो दोनों साइकिल को भाई भाई घूमती है। याद है, पीछे वाला चक्का भाई भाई घूमता है और आगे वाला चुपचाप बैठा बैठा तेरे ऊपर हंस रहा होता है, कैसा मूर्ख आदमी है। अरे बोलो, तो आगे वाला टायर हमारे पे हंस रहा होता है और पीछे वाला घूम रहा होता है। बोलो। Yes, sir. अब सुन ले, अब सुन, जैसे साइकिल स्टैंड से उतर जाती है अचानक से, तो वो टायर जो पीछे घूम रहा था उसका कॉन्टेक्ट पॉइंट पीछे जाता है, जुक करता हुआ पीछे जाता है, तो फ्रिक्शन आगे लगता है। तो वो पीछे वाले टायर पर फ्रिक्शन आगे लगता है साइकिल में। चलो अब साइकिल को छोड़ और मैं ये बनाता हूँ ढंग से डायग्राम। बेटा बीच में मत बोलो बच्चों, क्लास छोड़नी पड़ जाएगी अभी बीच में, आपकी इच्छा के बिना क्लास से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, चुपचाप बैठो, मेरे को तुम्हारी कॉमेडी या तुम्हारी नेतागिरी नहीं चाहिए, चुपचाप बैठ जाओ। हाँ, मैं बोल दूं, मैं टायर घुमा रहा हूं तो ये पॉइंट पीछे जा रहा है, ओके, और मैं बोल दूं ये पीछे जा रहा है तो फ्रिक्शन आगे, तो पीछे वाले टायरों पे फ्रिक्शन आगे लगता है और ये रीजन आपकी साइकिल चलती है। तो फ्रिक्शन हमारी गाड़ियों को, अपनी जो गाड़ी होती है ना, क्या नाम इसकी, फोर व्हीलर की भी गलतफहमी है कि ड्राइवर चला रहा है, ड्राइवर तो टायर को घुमा रहा है या इंजन तो टायर को घुमाता है। याद कर, एक बार कीचड़ में गाड़ी फंस गई थी, चली गाड़ी, वही घूम रही थी, कीचड़ उड़ा रही थी, याद आ गया? Yes, sir. तो सिर्फ टायर पीछे वाले घूमते हैं, तो वो टायर घूमते हैं और जब ग्राउंड के टच में आते हैं तो फ्रिक्शन आगे लगता है, क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट पीछे जा रहा है। तेरी गाड़ी कहीं नहीं जा रही, कांटेक्ट पॉइंट पीछे जा रहा है। मैंने कहा था पूरे ऑब्जेक्ट को मत देख बेटा, कांटेक्ट पॉइंट को देख, तो वो कांटेक्ट पॉइंट पीछे जा रहा है, इसलिए फ्रिक्शन आगे लग रहा है। और जैसे फ्रिक्शन आगे लगता है तो मेरी टायर आगे जाने लगता है, तो टायर के सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेटरी मोशन होने लगता है। तो टायर का सेंटर ऑफ मास आगे, यानी कि पूरी बॉडी आगे जाती है, और टायर आगे जाएगा तो ये डंडा आगे जाएगा, डंडा आगे जाएगा तो आगे वाला टायर भी आगे जाएगा, और मैं बोलूं पूरा सिस्टम, यानी कि पूरी साइकिल, पूरी गाड़ी आगे चलने लगती है इस फ्रिक्शन की वजह से। बोल मेरे बच्चे। तो आज तक तो हमने सुना कि गाड़ियों को चलाने में मदद करता है, कैसे करता है समझ में आई? Yes, sir. याद है हमने ये बोला था, हम भी फ्रिक्शन की वजह से चल पाते। अगर फ्रिक्शन एब्सेंट हो जाए तो आप अपनी जगह से सरक ही नहीं पाओगे। फिर याद है एनएलएम वगैरह में पढ़ा होगा कि अगर आपको अपनी जगह परिवर्तित करनी हो, फ्रिक्शन एब्सेंट है तो क्या करोगे, तो थूक के और छींक के, याद आया, आगे की तरफ आए थूक दूंगा, तो जैसे मैं आगे थूकूंगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन से खुद पीछे जाऊंगा। बोलो। तो हमें हमारा इंटरनल फोर्स यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन ने मना कर दिया मैं तेरी मदद नहीं करूंगा। तो मैं बोल दूं देखो, ये रहा मेरा पैर, ये काला काला मेरा पैर है, तो ये पैर जैसे मैंने जमीन पे रखा, अब मैं बोल दूं जैसे ही मैं चलने लगता हूं तो मेरी बॉडी का इंटरनल पार्ट पैर पे पीछे दम लगाता है। याद है, अपना पंजा यूं होता है, देखो पंजा यूं ऐसे रखते हो जब थोड़ी चलते हो, पंजा यूं खड़ा होकर तिरछा होता है। तो मैं बोल दूं मेरे आगे वाले नुक्के को मैं पीछे धक्का देता हूं, और जैसे पीछे धक्का देता हूं तो फ्रिक्शन आगे लगता है। तो मेरी एडी का पंजा, ये पंजा जो है, ये पंजा, इसको मैं पीछे दम लगाता हूं इंटरनल फोर्स से, ये पैर मोड़ के, तो जैसे पीछे दम लगाता हूं ये पॉइंट पीछे जाने की कोशिश करता है तो फ्रिक्शन आगे लगता है, कांटेक्ट पॉइंट पीछे जाता है, फ्रिक्शन आगे लगता है, मेरी बॉडी आगे चलती है। बोलो मेरे बच्चों। Yes, sir. तो फ्रिक्शन हमें चलाने में, गाड़ियां चलाने में, सब में मदद करता है। अच्छा सर, पीछे वाले टायरों में तो फ्रिक्शन आगे लग गया, अब क्या होगा? अब ये होगा पूरी साइकिल आगे जाएगी, तो मैं बोलूं ये वाला टायर भी आगे जाएगा, तो बोलूं इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा और ये भी घूमने लगेगा क्लॉकवाइज, तो दोनों टायर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। इसको पीछे वाले टायर को हम घुमाते हैं मेरे बच्चों, हमारी गाड़ी का इंजन घुमाता है कार का, और जैसे ही वो घूमता है तो फ्रिक्शन आगे लगता है,
कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, और फ्रिक्शन आगे लगता है तो गाड़ी, साइकिल, टायर सब आगे जाते हैं, और जैसे ही आगे जाते हैं तो आगे वाला टायर भी आगे जाता है तो फ्रिक्शन पीछे लगता है। दिस इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। हम गोल गोल टायर इसीलिए बनाते हैं ताकि रोलिंग फ्रिक्शन लगे। रोलिंग फ्रिक्शन मिनिमम होता है। स्लाइडिंग, अभी बताऊंगा टाइप ऑफ फ्रिक्शन। एक होता है बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना। तो डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, तो वो होता है सरकने की वजह से लगता है, रिलेटिव मोशन की वजह से लगता है। और एक होता है रोलिंग, जो घूमने की चीजें रोल करती ग्राउंड पे तब लगता है। ये मिनिमम होता है, ठीक है। तो मैं बोल दूं आगे वाले टायर पे पीछे लगता है, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं आगे वाले टायर पे ज्यादा लगे। ओके सर, वो उसको घुमा रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन है मिनिमम। बोलो Yes, sir. पक्का समझ में आ गया बच्चों? अरे बोल। अच्छा अब सुनो, हाँ अब सुनो, अब क्या हुआ बेटा, रोड पे तो बड़ा तगड़ा फ्रिक्शन था, मैं तो बड़ी मोटी मोटी गाड़ियां लाया, स्कॉर्पियो लाऊंगा, फलाना लाऊंगा, ढिमाका लाऊंगा, नींबू मिर्ची लगाऊंगा। ओके, अब गाड़ी मैंने खड़ी कर दी। एक बार मेरे जोधपुर में मेरे साथ हो गया ऐसा, मैंने गाड़ी खड़ी कर दी सब्जी मंडी में, और सब्जी मंडी में वहां पे क्या जितने भी वो बचे हुए केले, पेले, पलाने, दिमागे, फ्रूट सब वो एक जगह फेंकते थे, और मैंने गाड़ी में जोर जोर में खड़ी कर दी। अब मेरी गाड़ी में मैंने सामान रखे और गाड़ी स्टार्ट करके निकालने की कोशिश करी, तो वो जितने भी फ्रूट आपको पता तो चिकने होते हैं सब, तो उनका मलबा भरा हुआ था। अब वो गाड़ी हिले नहीं हिले, क्यों? क्योंकि टायर वाई में घूमे। क्यों? क्योंकि ये जो जितने भी इरेगुलरिटी थी वो सब भर गई केले के छिलकों फिलकों से, तो मतलब म्यू एकदम कम हो गया। मेरे और ग्राउंड के बीच में केले के छिलके आ गए सर, अच्छा ना। तो मैं बोल दूं म्यू की वैल्यू कम हो गई। तो मैं बोल दूं वहां म्यू ही खत्म हो गया। म्यू खत्म हो गया तो अब गाड़ी का चक्का तो जबरदस्त घूम रहा है, पर यहाँ पे तो म्यू जीरो हो गया, फ्रिक्शन कहां से लगे? बोलो। Yes, sir. तो वो गाड़ी का जो भार था उसको सरका ही नहीं पा रहा मेरा इंजन। ओके, तो बोल दूं भगवान थोड़ी देर के लिए फ्रिक्शन गायब कर दे, गाड़ियां चलना बंद। सर मेरे पापा व्हीकल 40 लाख की मर्सिडीज। ओके, समझ गया मेरे बच्चे? Yes, sir. तो सर पीछे वाले टायर पे फ्रिक्शन आगे लगता है और आगे वाले टायर पे पीछे लगता है, और मैं जब पाउडर डाल दूंगा मेरे घर के फर्श पे तो आपका खेलना बंद हो जाएगा। क्यों? आपकी मर्जी से नहीं, टांग टूटने की वजह से। सर क्यों? आप भागोगे, आपका बैलेंस ही नहीं बनेगा, क्योंकि जो आपने पैर पीछे सरकाया था चलने के लिए वो पैर पीछे सरक ही नहीं पाया। जैसे ही पैर आपने पीछे तो वो फ्रिक्शन हो गया खत्म, और आपका जूता धम 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 पूरा पीछे चला गया, पूरी बॉडी, और आप मुंह के बल नीचे गिर गए। बोलो बच्चों, क्योंकि फ्रिक्शन रोक ही नहीं रहा। आज कोई फ्रिक्शन ही नहीं जो तेरे जूते को रोकेगा। बोल। Yes, sir. तो मैं बोल दूं अच्छा, अब फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के तरीके होते हैं, लुब्रिकेंट डाल दो, वो डाल दो, फलाने डाल दो। तो गाड़ियों में याद है ऑयल टाइम पे चेंज कराना पड़ता है, नहीं तो याद है आवाज करने, वियरिंग टीयरिंग, याद है आवाज आने लगती और फिर थोड़ी देर में गाड़ी जाम। तो वो ऑयल पता है क्या होता है, जितने भी पार्ट्स आपस में रबिंग कर रहे हैं उनके बीच में जा जाके उनको स्मूथ कर देता है। याद है कई बार अपनी मशीन नहीं चल रही होती तो ऑयल डालते हैं। याद है कई बार चाबियां अटक रही होती तालों में तो ऑयल डालते हैं, क्योंकि हम फ्रिक्शन कम करते हैं उनके बीच का। ओके, लुब्रिकेंट्स डालते हैं, ग्रीसिंग करते हैं गाड़ियों में, ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हैं। ओके सर, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के तरीके भी है। तो कई जगह फ्रिक्शन नुकसान करता है, वहां रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को, कई जगह फायदे करता है, वहां म्यू बढ़ाते हैं। जैसे गाड़ियों पर फ्रिक्शन फायदा करता है, सर मैं गिर गया था मेरा घुटना छिल गया, अरे वो एक अलग का केस है। बाकी फ्रिक्शन फायदा करता है, गाड़ियां तो वही चला रहा है, तेरे को किसने कहा था तू भाग रोड पे? ओके, घर में बैठा रहना, चुपचाप पढ़ाई करे ना, वही सर क्लास ले रहे अटेंड का। ओके हाँ, तो मेरे हिसाब से फ्रिक्शन की महिमाओं का बखान तो मैंने काफी कर दिया, और म्यू भी तेरे समझ में आ गया क्या होता है। कई म्यू बढ़ाने होते हैं और कई म्यू घटाने होते हैं। ओके, वेरी गुड सर, शाबाश सर। हाँ अब सुन मेरे बच्चे, देखता हूं तेरे को मेरे ज्ञान की बातें कितनी समझ में आई। ये ले मेरे बच्चे। अच्छा हाँ, एक बात तो बताना भूल गया। चलो, तो फ्रिक्शन म्यू बढ़ने से बढ़ गया, जितनी ज्यादा रफ सरफेस उतना तगड़ा फ्रिक्शन, इसीलिए तो रफ बनाई, इसीलिए तो रोडें बनी है। ओके, डामर की। क्यों? रोडों पे तो लोगों ने टाइल से नहीं लगाई, तेरे घर में जैसी टाइल लगी रोड पे तो नहीं लगाई, रोड पे तो मार्बल नहीं लगाया, वहां गाड़ियां चलानी है। ओके हाँ, कई लोग क्या होता है, सुन, कई लोग क्या होता है, खूबसूरत घर बनाने के चक्कर में बाथरूमों में सुंदर सुंदर टाइल और ये लगा देते हैं, थोड़े दिनों बाद अस्पताल में मिलते हैं कि अच्छा ऑर्थोपेडिक कौन है सर बताओ ना। अरे क्या हो गया बच्चा? सर बाथरूम में फिसल गया। क्यों? क्योंकि पहले ही तो म्यू मैंने कम लगाया था, टाइलें जोरदार लगी थी बिना म्यू वाली, और उसके बाद सरफ और गिर गया सर, सरफ का पानी था। ओके, तो मैं बोल दूं बेटा बाथरूम तो थोड़ा सा रफ बनाया कर मेरे बच्चे, ज्यादा खूबसूरत के चक्कर में तेरी खूबसूरती का क्या होगा। सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया, आप ध्यान रखेंगे सर। हाँ इधर सुनो, अब चुपचाप सुनना। मान ले ये भी मेरा घर, ये भी मेरा घर, देख रफनेस सेम नहीं बेटा,
ये देख दोनों, मैं बोल दूं दोनों का व्यू सेम है, दोनों एक जैसी रफ सरफेस है। देख थोड़ी बहुत ऊंची नीची हो गई तो क्षमा करें। Yes, sir. हाँ दोनों में 3 ही है। हाँ अब यहाँ पे 10 किलो रखा मेरे बच्चे, कितना रखा? 10 किलो। 10 किलो। और यहाँ पे रखा मेरे बच्चे 50 किलो। अच्छा दोनों को धक्का दिया मैंने, बता दोनों जगह म्यू सेम है 0.2। फिर भी दोनों जगह म्यू सेम लिया, म्यू सेम। तो मैं बोल दूं फिर भी फ्रिक्शन अलग अलग लगेगा क्योंकि mg अलग अलग है। दोनों जगह फ्रिक्शन वैल्यू अलग अलग आएगी क्योंकि mg अलग अलग है। समझाता हूं, चुपचाप सुनो। मैं बोल दूं यहां पे जब ऑब्जेक्ट रखा तो इंटरलॉकिंग तो 3 जगह हुई, यहां पे भी 3 जगह, यहां पे भी 3 जगह। सुनना ध्यान से, बिल्कुल ओल्ड कंसेप्ट से, पुराने कंसेप्ट से सब समझ में आता है क्योंकि दिखता है वो, है ना। समझने का ये मॉडल डायग्राम सबसे अच्छा है। तो मैं बोल दूं यहां भी 3 जगह, वहां भी 3 जगह इंटरलॉकिंग हुई, लेकिन फिर भी फ्रिक्शन वहां ज्यादा क्यों लग रहा है सर? अरे वेट ज्यादा हमने मान ली सर, वेट ज्यादा तो उसका असर तो ग्रेविटी इधर वर्टिकल डायरेक्शन में आना चाहिए, सही बात है। अगर भार ज्यादा है तो उसका असर इधर आना चाहिए, इधर क्यों आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में क्यों आ रहा है? तो उसका कारण बताता हूं, सुनना। क्या मैं बोल दूं जब मैं सरकाने लगा तो ये 3 इंटरलॉकिंग तो हुई, आगे धक्का दिया तो पीछे हुई, लेकिन इतना सही फंसा ये इतना सही फंसा। देख थोड़ा थोड़ा बाहर है, बोलो इतना सा फंस के चलने लगा। और मैं बोल दूं यहां पे जब इंटरलॉकिंग हुई है भारी ज्यादा था तो ये देख ज्यादा अंदर उंदा फंस गया। देख बोलो बोलो, ये ज्यादा अंदर तक फंसा। तो बोल दूं सुनना 10 किलो का ऑब्जेक्ट ये इतना फंसा, और बोल दूं 50 किलो का इतना ज्यादा फंस गया। देख अंदर फंस गया। Yes, sir. अब मैं बोल दूं चूंकि इसमें टाइट इंटरलॉकिंग हो रही है, हो तो 3 जगह रही है, या थोड़ी ढीली इंटरलॉकिंग है क्योंकि कम फंसा, और मैं बोल दूं वहां ज्यादा फंसा। Yes, sir. इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तेरे को मैं। तरबूज ला, तरबूज, और तरबूज के अंदर चाकू को आधा घुसेड़ के फिर चला, फिर तरबूज काट, तो देखना चाकू आसानी से चल जाता तरबूज पे। इसी तरबूज के अंदर चाकू को पूरा घुसा दे अंदर, और अब चला। एक हाथ से तो नहीं चलेगा, तेरे से दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। हाँ सर। याद आ गया? तो मैं बोल दूं जितना ज्यादा अंदर धसेगा उतनी टाइट इंटरलॉकिंग होगी क्योंकि उतनी संपर्क सतह बढ़ेगी। बोलो। Yes. तो मैं बोल दूं फ्रिक्शन फोर्स 2 बातों पे डिपेंड कर रहा है, किस किस पे? एक तो म्यू पे और एक वेट पे, mg पे। ओके चलो, अरे बोल मेरे बच्चे। Yes, sir. हाँ सर आपने समझाया, बहुत अच्छा समझ में आया। आप क्वेश्चन तो हम तबाही मचा देंगे, आप क्वेश्चन तो देखे देखो हम तबाही मचा देंगे। ये ले बेटा 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, एक रफ सरफेस, अब मैं बार बार वो बता नहीं रहा हूँ रफ सरफेस, ठीक है। म्यू दूंगा तुम समझ जाना रफ है, तो म्यू बराबर 0.2। बोलो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू 0.2, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? तो मैं बोल दूं इधर तक सॉल्यूशन कर रहा हूं, घर्षण बल का मान तो फ्रिक्शन बराबर म्यू mg, और मैं बोल दूं इधर देख म्यू सब दिया हुआ है, म्यू हो गया 0.2 और mg हो गया मेरे बच्चे 10 × 10, m 10 × g को भी राउंड फिगर में 10 ले लो, तो बोल दूं 20 न्यूटन फ्रिक्शन लगेगा। बोलो। नो सर। यस सर। हाँ यस सर, 99% लोग बोलते हैं यस सर। अरे बेटा मुझे पढ़ाने दो, चुप हो जाओ। 99% लोग बोलते हैं यस सर, फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन। अच्छा चला जब वापस से देखते मैंने क्या पढ़ाया आज, अब सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं। क्या मैं बोल दूं फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच की रिलेटिव मोशन, संपर्क सतह के बीच के सापेक्ष गति का विरोध करता है, कॉन्टैक्ट सरफेसेस को अपोज करता है। क्या मैं बोल दूं अभी कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच को अपोज करेगा? यही दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस देखो, और मैं बोल दूं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये इस टाइप से फंसी हुई है। बोलो। Yes, sir. हाँ बिल्कुल सर फंसी हुई है। अच्छा बता इंटरलॉकिंग किधर होगी? बताओ, इधर से टच में आएगा है या इधर से पीछे से? बोलो किधर से होगी इंटरलॉकिंग, पीछे से आगे से? बता चल तेरे को। होगी नहीं इंटरलॉकिंग, क्यों? अरे मैं बोल दूं बेटा अरे होशियार लोगों चुप रहो, अभी क्लास से बाहर निकाल दूंगा, नहीं तो चुप बैठो, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे तक रखो। क्या मैं बोल दूं अगर मैं आगे सरका रहा होता तो इंटरलॉकिंग यहां से होती, आगे जा रहा होता तो इंटरलॉकिंग यूं होती और पीछे बोर्ड लगाती, और मैं बोल दूं
बोलूं अगर इधर जा रहा होता तो पीछे से इंटरलॉकिंग होकर आगे फोड़ लगाती, पर क्या कहीं जा रहा है ये? नो सर। नो सर। अब सुनना, अब आप सुन 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 सुन, अब वापस समझते हैं। ये जो मैंने लिखा था ना लास्ट में कि इट्स वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एफ आर बराबर म्यू एम जी होती है, ये बिल्कुल गलत है। ओके, तो सर फिर आपने गलत क्यों पढ़ाया? इसीलिए तो पढ़ाया ताकि तुम 20 आंसर निकाल के दे। 99% लोग एग्जाम में 20 टिक करते जबकि सही पढ़ के जाते हो। ऐसा सही पढ़ा हुआ किस काम का जो दिमाग में ही नहीं बैठे। जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं। तो मैं बोल दूं इसकी वैल्यू नहीं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स की एफ आर, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, या मैक्सिमम वर्ड बच्चा भूल जाता है। मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू, तो यहां पे मैक्सिमम लिखना जरूरी है, नहीं तो फिर कल तुम कह दोगे सर आपने तो फ्रिक्शन यही दिखाया था तो हमने तो उस हिसाब से निकाला 20। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो, तो मैंने जो लिखा उस हिसाब से 20 ही आएगा, लेकिन मैंने गलत लिखाया क्योंकि इसका तो मोशन ही नहीं हो रहा। मैंने ये भी तो बताया था कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यहाँ पे ग्राउंड भी चुपचाप बैठा है, ऑब्जेक्ट भी चुपचाप बैठा है। न तू पिक्चर जाने की कह रहा है और न मैं तेरे को कह रहा हूं तू पढ़, तो फिर क्या दिक्कत है? तू पिक्चर जा ही नहीं रहा तो मैं तेरे को क्यों रोकूं? और मैं तुझे पढ़ने की कह ही नहीं रहा हूं तो तू क्यों बोले नहीं मैं तो नहीं पढ़ रहा? ओके, जब अपने बीच में कोई बात ही नहीं हो रही तो दोनों चुपचाप बैठो। तो बोल दो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एम जी होती है। ओके, तो मैं बोल दूं ये जो निकाला ये बिल्कुल सही है, ये जो निकाला ये बिल्कुल सही है, ये जो निकाला ना तुमने एफ आर बराबर म्यू एम जी, ये बिल्कुल ओके, लेकिन यहां पे मैक्सिमम लिख, इतना लग सकता है ये मैक्सिमम वैल्यू है। और मैं बोल दूं फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आई है ये। मेरे बच्चे बहुत धीरे धीरे ध्यान से सब चीज समझ, फास्ट तो मैं इतना हो जाऊंगा कि तेरे से समझूंगा ही नहीं मैं थोड़ी देर बाद। तो बोल दूं ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 20 न्यूटन है, इतना लग सकता है। पर मैं बोल दूं अभी फ्रिक्शन 0, अभी एफ आर 0, क्योंकि एडजस्ट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, एडजस्ट। एक बात ये भी तो बताई थी एडजस्टेबल है, एडजस्ट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन, अभी कोई रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है तो काहे का फ्रिक्शन? तो मैं बोल दूं फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है। लग सकता था, फ्रिक्शन की ताकत थी 20 न्यूटन, पर लग नहीं रहा है क्योंकि जरूरत नहीं है। बोलो, क्योंकि कोई रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है। फ्रिक्शन का पहला कर्तव्य है रिलेटिव मोशन रोकना, उसको जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे सोसाइटी में पुलिस वाले, उनका कर्तव्य है सोसाइटी में गंदगी ना फैले, सोसाइटी में न्यूसेंस ना फैले, सोसाइटी में अराजक तत्व तबाही ना मचाए। मान लो तू तेरे दोस्त के साथ खड़ा खड़ा बातें कर रहा है और पुलिस की गाड़ी तेरे पास से निकली, अब जब तू कुछ ही नहीं कर रहा है तो क्या पुलिस वाला नीचे उतर के तेरे को गोली मार देगा? नो सर। लेकिन ये पुलिस वाले की मैक्सिमम ताकत है, उसको न्यूसेंस रोकने के लिए किसी को गोली मारनी पड़ेगी तो भी उसके पास अधिकार है, बस उसे ये जस्टिफाई करना पड़ेगा उसने गोली क्यों मारी, बाकी वो मार सकते हैं। तो क्या मैं बोल दूं फ्रिक्शन के पास मैक्सिमम ताकत इतनी है रिलेटिव मोशन को रोकने की, पर जरूरत पड़ेगी तो लगेगा। बोलो, क्या मैं बोल दूं अभी जरूरत नहीं है? तो फ्रिक्शन 20 की ताकत दिखा सकता है, पर अभी उस ताकत को दिखाने का वक्त नहीं है मेरे बच्चे। अभी 0 लग रहा है तो 0 फ्रिक्शन लगेगा। बेटा, मेरे दादाजी के सामने रोलिंग मोशन, स्लाइडिंग मोशन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन करूंगा तो लपड़ ही पड़ेगी मेरे, क्योंकि वो सही जगह नहीं है बताने की, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं मेरे इस ज्ञान से। ओके, हाँ ओके, सर बिल्कुल सही कह रहे हो, सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सर बिल्कुल समझ में आ गया कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है। ओके, अच्छा अब सुनना, इधर देख, ठीक है सर। और फ्रिक्शन एडजस्टेबल, अभी मैं फिर बात करूंगा इसमें, अभी ये पूरा सच नहीं, अभी आधा सच है। पहले तो पूरा झूठ था, अब आधा सच हुआ। अभी इसको पूरा सच करेंगे पर गलती करने के बाद, बिना गलती करे नहीं। ओके, बिना गलती, इसकी बात मैं वापस करूंगा बच्चों। हाँ, तो सर फ्रिक्शन एडजस्ट, अच्छा आप सुनना, ध्यान से सुनते जाना, इधर देख। हाँ, एक पार्टिकल है वही 10 किलो का, यहां से मैं फोर्स लगा रहा हूं F, है ना, और यहां सरफेस का म्यू है 0.2। आपको F की वैल्यू बतानी है, F इक्वल टू व्हाट, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बतानी है, इस टर्म पर लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बतानी है ना, फ्रिक्शन फोर्स।
पहला यदि, है ना, F इक्वल टू वॉट, यदि पहला, अगर मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो 0 न्यूटन हो, सेकेंड मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो 5 न्यूटन हो, थर्ड मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो 10 न्यूटन हो, फोर्थ मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो 15 न्यूटन हो, फिफ्थ 20 न्यूटन हो, 25 न्यूटन हो और 30 न्यूटन। इन सारे केस में आपको फ्रिक्शन बताना है कितना लगेगा, इन सारे केस में फ्रिक्शन बताना है, ठीक है। चलो, हाँ, क्या हर केस में फ्रिक्शन 20 न्यूटन लगेगा? इधर देख, मैं सोल्व करता हूं। अच्छा, मुझे करने दे बच्चे। एफ आर मैक्सिमम सर ने, मेरे सर ने, एम ए सर ने बताया था म्यू एम जी, तो मैं बोल दूं म्यू इज 0.2, एम इज 10, जी इज 10, दिस इज 20 न्यूटन। क्या मैं बोल दूं फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 20 न्यूटन है? यस। अरे बोलो, तो क्या मैं बोल दूं ये सब फालतू की बात है, सबका आंसर फ्रिक्शन 20 न्यूटन, सारे केस में 20 न्यूटन, सही है क्या? नहीं, मैं बोल दूं ये तो मैक्सिमम वैल्यू है सर। सर ऐसी कैसी बातें करते हो आप, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, आपने हमें पढ़ाया था सर ये मैक्सिमम वैल्यू होती है और फ्रिक्शन एडजस्टेबल होता है, ये मैक्सिमम है बट एडजस्ट करेगा, ये तो मैक्सिमम है बट एडजस्ट करेगा, एडजस्ट करेगा। फ्रिक्शन बेचारा बहुत सीधा है, एडजस्ट करता है, आप कहते हो वैसे मान जाता है, आप कहते हो 5 लग तो 5 लग जाता है, 10 लग तो 10 लग जाता है, पर इसकी भी क्षमता है, 1 चूटिया सहन कर लेगा, 2 चूटिया सहन कर लेगा, 5 बढ़ दिए तो लपड़ पड़ेगी आपके वापस खींच के। बोलो, चलो आ जाओ, इसका एडजस्टिंग नेचर देखते हैं। तो इतना लग सकता है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, इतना लग सकता है, इतना लग सकता है, दिस इज लग सकता है। अब लगेगा कितना, अभी अपन मुझे लगेगा कितना, तो मैं बोल दूं मोशन रोकेगा, इतना लग सकता है, एडजस्ट करेगा, इतना लग सकता है, लग सकता है, लग सकता है, इतना लग सकता है, लग सकता है, बट आपको जरूरत कितनी है ना? रिलेटिव मोशन के लिए कितना चाहिए, रिलेटिव मोशन रोकने के लिए, तब आ जा। पहला मैं बोल दूं आप 0 लगा रहे हो, तो बोल दूं फ्रिक्शन 0 लग के रिलेटिव रोक लेगा, जरूरत ही नहीं है इसको, क्योंकि रिलेटिव हो ही नहीं रहा, तो मैं बोल दूं फ्रिक्शन की वैल्यू 0, पहले केस का आंसर 0। नो रिलेटिव मोशन, ऑलरेडी रिलेटिव मोशन बंद है, जब तू चलना ही नहीं चाहता तो मैं कैसे फ्रिक्शन लगा दूं? सुन इधर देख, तेरे घर पे सुनना, तेरा घर सब्जी मंडी में, तेरी एक सहेली सब्जियां खरीदना है, उसकी मम्मी ने बोला ले बेटा सब्जी लिया, तो तेरे तेरी मम्मी को बोला कि मैं थोड़ी देर अवनीत के यहाँ पे भी रुकूंगी, मम्मी जा रही हूँ तो, है ना, उससे मिलके आऊंगी, वो वहीं रहती है। मम्मी ने बोला वाह ठीक है। अब सुन, तू अवनीत के यहाँ पे गई और बैठी, तो अवनीत क्या तेरे बैठते ही बोलने लगेगी अरे यार रुक जाना यार, कहाँ जा रही है, रुक जाना यार, कहाँ जा रही है? अरे जब तू जा ही नहीं रही तो क्यों बोलेगी रुक जा, या यूं बोलने लगेगी और आना और आना, अरे और आना कब बोलेगी, तू जा ही नहीं रही तो वैसे ही बैठी है उसके घर में, और आना का क्या मतलब, भगाना थोड़ी चाहती है। तो मैं बोल दूं अगर आप जा ही नहीं रहे तो अवनीत कुछ बोलेगी नहीं, अरे बोलो। अच्छा, फिर थोड़ी देर हो जाती है, 5 मिनट हो जाता है और तुम्हारे को लगता है मम्मी डांटेगी, निकलते हैं, तो जैसे आप जाने लगते हो 5 न्यूटन के फोर्स पे आप जाने की कोशिश करते हो, अरे यार मैं तो चलती हूँ, लेट हो रहा है, तो फिर वो बोलेगी अरे कहाँ जा रही, थोड़ी देर तो और रुक, तो बोल दूं तेरे थोड़ा सा बोला अरे यार चलना पड़ेगा अब तो उसने बोल दिया कहाँ जा रही, रुके थोड़ी देर बस, और तू फिर बैठ गई। तो मैं बोल दूं तुमने थोड़ी सी जाने की कोशिश करी, अगले ने थोड़े से फोर्स में आपको रोक लिया, अरे यार क्या करेगी, बैठे ना, आप बैठ गए, ओके। फिर और 10 मिनट 15 मिनट हुए, तुम्हें लग गया अब तो मम्मी भयंकर चिल्लाएगी, क्यों, क्योंकि मैं तो 5 मिनट का बोल के आई थी, तो तुमने बोला और नहीं यार मैं तो चलती हूँ, बोला अरे यार ऐसे क्या करी बेटा, कभी तो आती है। तो तेरे जैसे ही जाने की थोड़ी ज्यादा कोशिश करी, अगले ने ज्यादा फोर्स लगा के रोक लिया, थोड़ा चिल्ला के डांटा तेरे को कि रुक जा ना, कभी कभी तो आती है, बैठ गई तू। फिर तो बोला यार तू समझती नहीं, पापा आ गए होंगे, अरे क्या तो क्या हो गया, तेरे पापा से मैं बात कर लूंगी, रुक जा चुपचाप बैठ जा, 15 मिनट। अरे बोल। फिर एक समय आता जब हम कहते हैं अरे नहीं यार तू तो फालतू की बातें करती है, तू जानती नहीं मेरी मम्मी कैसी, पापा कैसे, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, आप अपने घर की हकीकत बताने लगते हो। वो बोलती अरे यार मेरे में तो मम्मी पापा ऐसे, मेरी तो आती थी, मैं भी तो बैठती थी, मैं नहीं जाने दूंगी, आपका हाथ पकड़ के खींच के बिठा लेती, यूं हाथ के झटका देके नीचे बिठा देती सोफे में वापिस। तो ये वो सिचुएशन है जब तुम खड़े होकर जाने लगे थे, जब तुम्हारी पूरी इच्छा हुई थी घर जाने की, और फट तेरा हाथ का झटका देके अगले ने बिठा दिया, तो वो तो फोर्सफुली आपको बिठा दिया गया है। ये लिमिट थी उसकी, ये लिमिट थी। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे को रोकने के लिए अगला तुम्हारे को बांध के जंजीरों से बांध के बिठा देगा, आज तो नहीं जाने दूंगी, तेरे से बिठा के बातें करूंगी, ये तो कर नहीं सकता अगला। तो वो तो ये लिमिट थी हाथ पकड़ के बिठाना, उसके
25 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, आपने वो तेजी का और मैं तो जाऊंगी यार, पापा आ गए होंगे, उसने कहा यार बेटे ने हाथ पकड़ा और तेने यूं हाथ के झटका देके हाथ को धक्का देके और भाग गए तुम स्कूटी स्टार्ट करके, मैं तो नहीं रुक रही। तो मैं बोलूं ये लास्ट दम था, फ्रिक्शन का ये लास्ट दम था तुम्हारे को रोकने के लिए, अब भी तुम नहीं रखे तो तुम भाग जाओगे। तो मैं बोलता हूँ फ्रिक्शन की लिमिट है ये 20 न्यूटन लिमिट है, तो 20 न्यूटन तक जब तक मेरा फोर्स जीरो है, फ्रिक्शन जीरो, क्योंकि कोई रिलेटिव मोशन वैसे ही नहीं हो रहा। मैंने 5 से इसको चलाने की कोशिश करी, फ्रिक्शन 5 रख के बोल रुक जाए, रोक देगा, बोलेगा नहीं जाने दूंगा। मैंने 10 लगाया, फ्रिक्शन 10 रख के रोक देगा, मैं नहीं जाने दूंगा। तेने 15 लगाया, मैंने चल बेटा, तो फ्रिक्शन ने 15 रख के बोल दिया नहीं जाने दूंगा। मैंने 20 लगाया, फ्रिक्शन ने वो 20 रख के बोल दिया मैं नहीं जाने दूंगा। ये हो गया आपको रोकने की लास्ट तैयारी। अब तूने मैंने लगाया 25, फ्रिक्शन ने बोल दिया बस मैं तो 20 से ज्यादा नहीं लग सकता, तू जा भाड़ में, गो टू हेल। तो ब्लो गो टू हेल जाने लग गया। तो मैं बोल दूं दिस इज लिमिट। तो जैसे मैं 25 न्यूटन लगाऊंगा, अब मैं ब्लॉक को नहीं रोक पाऊंगा और ब्लॉक एक्सेलरेट होगा। अरे बोलो। Yes, sir. तो मैंने 25 न्यूटन बोल्ट लगाया, तो बोलूं ब्लॉक आगे एक्सेलरेट होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लगेगा। याद है इंटरलॉकिंग है, इधर देख, थोड़ा और मॉडल डायग्राम बनाता हूं। मैं बोल दूं ये आगे जा रहा था तो इंटरलॉकिंग क्यों होगी, देख। ये इंटरलॉकिंग देख, बोलो। Yes, sir. और मैं बोल दूं 25 में ये भी टूट गई, ये भी तोड़ टुड़ा के सारे बंधनों को छोड़ के चले हम, तो बोल दो एक्सेलरेशन 1/2 आ गया। क्यों? 25 आगे 20 पीछे, 25 आगे 20 पीछे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन नेट फोर्स 5 लग रहा है आगे की ओर, तो बोल दो आगे की ओर एक्सेलरेट होगा 1/2 से। Yes, sir. बोलो मेरे बच्चों। Yes, sir. तो मैं बोल दूं सिस्टम विल एक्सेलरेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ त्वरित होगा। ऐसा ही 30 में भी होगा। तो मैं बोल दूं फ्रिक्शन 20 से ज्यादा नहीं लग पाया। ओके Yes, sir. Yes, sir. फोटो, हाँ अरे हाँ सुन लिया तुम्हारा यस सर। फोटो क्लिक करो, इसका फिर ग्राफ बनवा रहा हूं, फोटो क्लिक कर फिर ग्राफ बनवा रहा हूं, इसका पूरा ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं, फ्रिक्शन और मेरा फोर्स, मेरा दम और फ्रिक्शन के दम का ग्राफिकल एनालिसिस करते। करो नोट फटाफट फास्ट, हटा दो, Yes, sir. हटा दो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलाओ। अरे हाँ सुन लिया बच्चे, नेता मत बनो, मेरे को नेता पसंद ही नहीं है बिल्कुल। Yes, sir. हाँ बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए क्लास में। हाँ ये एफ और ये एफ आर, इधर देखो, जब मैंने जीरो लगाया फ्रिक्शन कितना लगा बोल, मेरा जीरो तेरा जीरो, फ्रिक्शन जीरो, जीरो पे जीरो, 5 न्यूटन पे बोलो, मैंने 5 न्यूटन लगाया, बोलो फ्रिक्शन कितना लगा, बोलो ना, आप क्या बैठे हो? जब पढ़ाई बोलने की बोलते जब तो चुप बैठ जाओगे। 5 मैं चलती हूं, अरे कहां जा रही है, रुके ना। हाँ अब मैंने लगाया 10 और अब पापा आगे जाना ही पड़ेगा, नहीं जाने दूंगी, थोड़ी देर बैठ, कभी कभी तो आती है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ उसके बाद मैंने लगाया 15, और तेरे को पता नहीं पापा, अरे ये वो फलाना ढिमाका जो भी बात हुई थी इनके बीच में दोनों के। हाँ तो बोल दो 15 पे 15, यार जगह ज्यादा ज्यादा है तो 15 पास बनाना पड़ेगा। हाँ 15 पे 15 बोलो, फिर बोल दो 20 पे 20, 20 पे 20, यार बहुत दूर चले गए तो वापिस बनाना पड़ेगा बच्चों। हाँ तो मैं बोल दूं ये मेरा फोर्स है, तो बोल दो 5 पे 5, 10 पे 10, 15 पे 15, 20 पे 20, और बोलो। Yes. तो बोल दो जितना मैं उतना फ्रिक्शन, बोलो जितनी तुमने कोशिश करी उतनी अगले ने रोकने की कोशिश करी, Yes, sir. बोलो। अच्छा तो 20 तक तो 20 तक तो फ्रिक्शन ने रोक लिया तुम्हें, बोलो 20 तक तो फ्रिक्शन ने रोक लिया, तो बोल दो यहां तक तो फ्रिक्शन भी 20 लग गया। Yes, sir. हाँ यहां तक तो 20 लग गया फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी बात करूंगा मैं 20। उसके बाद क्या होता है, मैंने जब 25 लगाया और 30 लगाया, फ्रिक्शन कितना लगेगा, 20 ही लगेगा।
फ्रिक्शन तो 20 ही रहेगा, तो फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गया। अब तुम जो फोर्स एक्स्ट्रा लगाओगे 20 के बाद, उससे पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, उससे पार्टिकल त्वरित होगा। बोलो। Yes, sir. अच्छा सुनना, सुनो सुनो। अच्छा मैंने एक बात बोली थी, इधर देख, मैंने एक बात बोली थी, तो मैं बोलूं ग्राफ ऐसा, लेकिन एनसीईआरटी में ग्राफ ऐसा नहीं दिया हुआ है। मैं कारण बताऊंगा अभी ऐसा क्यों नहीं दिया हुआ। एनसीईआरटी में बेसिकली ग्राफ ऐसा है। अभी बात करेंगे। अभी तुम्हारे को इतना ज्ञान मैंने दिया नहीं है, पुराना होगा तो मुझे नहीं पता, पर हाँ अभी जो ज्ञान है उस हिसाब से तो बिल्कुल ग्राफ सही है। तो बोल दो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई यहाँ पे। अभी तक मैंने जो ज्ञान दिया उस हिसाब से फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिखोगे आप यहाँ, एफआर मैक्सिमम। ओके, और ये मेरा वाला फोर्स है। ओके, तो 20 तक एडजस्ट करा, ठीक है, ज्यादा रामायण नहीं लिख रहा हूं है ना। और 20 के बाद बस एडजस्ट करने की क्षमता खत्म। जो मेरा एग्जाम्पल था उसमें, मेरे एग्जाम्पल में 20 तक दोनों इक्वल रहे। ओके, Yes, sir. ये मेरे एग्जाम्पल। हाँ अब सुनो, क्यों मैंने तो तेरे को सुन ले, मैंने तो तेरे को बोला था बच्चे कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, लेकिन यहाँ तो कोई मोशन ही नहीं हुआ। μ.2 क्यों, मैंने बोला था मोशन को अपोज करता है। एक बात बता, तेने जो फोर्स लगाया यहाँ मोशन हुआ कहाँ, यहाँ मोशन होकर है, रिलेटिव मोशन होकर है। दो ग्राउंड भी रेस्ट पे है और ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे है, उस हिसाब से तो फ्रिक्शन लगना ही नहीं चाहिए। सुनना, मैं बोलूं मैंने जो फोर्स लगाया उससे टेंडेंसी आ रही थी मोशन की, तो फ्रिक्शन मोशन को, रिलेटिव मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को भी अपोज करता है। फ्रिक्शन सिर्फ रिलेटिव मोशन को अपोज नहीं करता है, रिलेटिव मोशन के टेंडेंसी को भी अपोज करता है। रिलेटिव मोशन को अपोज तो करता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और टेंडेंसी को अपोज जो करता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब चलने से पहले ही चलने देने के लिए मना कर देता है। सुन, कई बार भी होता है अपनी शक्ल देख के अपने पापा समझ जाते कि तू खेलने जाने की बात कर रहा है, कि आज मैच है पापा, क्रिकेट खेलने चला जाऊं क्या, तो तेरे बोलने से पहले ही पापा कहते थे बेटा कहीं नहीं जाएगा। हाँ सर। Yes, sir. अरे बोल मेरे बच्चे, तो मैं बोल दूं ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। पापा अपने मन की बात समझ गए कि हम क्या कहना चाहते हैं, तो क्या मैं बोल दूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन मैं बोल दूं रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब गति हो जाती है, दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाता है, तो हो जाने के बाद भी फ्रिक्शन तो कोशिश करेगा ना, रोको 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 रोको। Yes, sir. मेरे बच्चे, तेरे को तूने पूछा मूवी चला जाऊं, मम्मी ने मना कर दिया है ना, और फिर भी तुमने बार बार पूछा, मम्मी मना करती रही और तुम मूवी चले गए, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मम्मी का गुस्सा बंद हो गया या मम्मी ने सोच लिया बात चला गया तो छोड़ो। नहीं, आने के बाद देख तेरा क्या होता है। अरे बोल। हाँ सर। तो फ्रिक्शन तो लगता रहेगा, पहले बातों में लग रहा था, अब गालों पे लगेगा। हाँ, तो क्या मैं बोल दूं, सुनो, तो क्या मैं बोल दूं, ऑब्जेक्ट जब चलने लग जाता है तब भी फ्रिक्शन अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है क्या, कि वो पीछे लगता रहे और मोशन को रोके। अब जैसे ही मैं मेरा फोर्स हटा दूंगा, या एक ऑब्जेक्ट को, चलो सुनो, एक ऑब्जेक्ट को जोर से धक्का देके सरफेस पे छोड़ दूंगा, रफ सरफेस पे, तो थोड़ी देर बाद वो रुकेगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन उसके चलने पर भी अपनी ट्राई कर रहा है उसको रोकने की। ऐसा थोड़ी कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगी तो फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, नहीं, वो तो लगता रहेगा और कोशिश करेगा कभी ना कभी तो रोक लूं मैं इसको। वो सिर्फ एक चीज, फ्रिक्शन हमेशा एक ही मकसद के लिए जीता है, क्या, कि रिलेटिव मोशन किसी भी तरीके से रोक दूं सरफेसेस के बीच का। अरे बोलो, समझ गए? यस तो ठीक है सर, तो सर ये सारी बात समझ में आ गई। तो मैं बोल दूं टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन, स्टैटिक टेंडेंसी को और काइनेटिक चलते हुए को रोकता है। सर समझ में आ गई? ओके, यस सर। करो एक ग्राफ नोट करो, फिर आगे बात कर रहा हूं। चलो नॉलेज को और आगे बढ़ाते हैं। हटा दो। Yes, यस सर। हाँ, अच्छा सुनो, ध्यान रखना बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू अलग बात है और कितना फ्रिक्शन लगेगा अलग बात है। फ्रिक्शन एडजस्ट करता है। कई बार बच्चे मैक्सिमम वैल्यू निकाल के अपने आप को खुदा समझते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर टिक कर जाते हैं। मैंने तो आज तक बच्चों को इसी बात पर क्वेश्चन गलत करते हुए देखा। फ्रिक्शन का एडजस्ट करता है, इस बात को हमेशा भूल जाता बच्चा, और मैक्सिमम वैल्यू ए ऑप्शन में होती टिक करके आ जाता है। फ्रिक्शन में हमेशा ध्यान रखना, तू जो निकाल रहा है वो अलग चीज है और लगेगा कितना ये अलग चीज है, क्योंकि फ्रिक्शन एडजस्ट करता है। ओके, चलाओ। अब सुन, अगली बात देख, अगली बात देख पहले, है ना। देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रिक्शन, देयर आर थ्री, बेसिकली देयर आर थ्री टाइप ऑफ फ्रिक्शन, थ्री टाइप ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तीन प्रकार है, तीन प्रकार। कौन कौन से बोलो?
स्टैटिक, एस्थेटिक, काइनेटिक। काइनेटिक क्या होता है? काइनेटिक या स्लाइडिंग, स्लाइडिंग भी बोलते हैं, स्लाइडिंग। बोलो गतिक। हाँ, और एक होता है बेटा रोलिंग फ्रिक्शन। याद है अभी चीजें टायर घूम रहा था, अरे बोलो रोलिंग को क्या बोलते हैं? लोथनी फ्रिक्शन। हाँ बोलो। हाँ, अब सुनना, स्टैटिक नाम से पता पड़ रहा है ये तब लगता है जब चीज रेस्ट पे होती है। ओके, तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, जब रिलेटिव मोशन ना हो, जब रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी हो, पर होना। ध्यान है ना, रिलेटिव मोशन होनी ना चाहिए, बस टेंडेंसी होनी चाहिए उसके होने की, मतलब होने वाली हो पर होने न दे। और मैं बोलूं काइनेटिक तब लगता है जब रिलेटिव मोशन हो रहा हो, जब ऑब्जेक्ट चल रहा हो, है ना। ये तब लगेगा जब टेंडेंसी हो, और ये तब लगेगा जब रिलेटिव मोशन चालू हो जाए, जब रिलेटिव मोशन हो जाए। ओके, होने के बाद लगता है ये, क्योंकि ये होने के बाद भी रोकना चाहता है, वो होना ही नहीं देना चाहता है। पापा तो चाहते तू मूवी जाने की बात ही ना करे, और मम्मी बात करने के बाद कहती है लपड़ पड़ेगी, ऐसी बात दोबारा करी तो। ओके, या जाने के बाद मम्मी गुस्सा करती है, बड़बड़ करती है, पापा को बोलती है देखो मैंने तो मना करा था पर वो माना ही नहीं, मानी नहीं। ओके, और ये रोलिंग मोशन, जब कोई चीज रोल कर रही हो, रोलिंग पर लगता है, रोलिंग होने पर लगता है, और ये मिनिमम होता है, रोलिंग फ्रिक्शन मिनिमम होता है। इसीलिए तो अपन पहले अटैचियां घसीट के ले जाते थे। ओके, और आजकल नीचे पहिए लगे रहते हैं, शानदार। वही अटैची जो 500 रुपए में आती थी वो 2000 की आ रही है। सर अग्रवाल हो क्या? पहिया बहुत बढ़ा दिया। अरे सर अग्रवाल हो गया, पैसों की बातें करते हो, पैसे। हाँ ओके, हाँ चलो, तो सर समझ में आ गया। सुनो, अब फालतू बात नहीं। तो इसी टाइप से दो टाइप के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन किए गए, स्टैटिक और काइनेटिक। दो प्रकार के घर्षण गुणांक है, स्टैटिक और गतिक। तो देखो दो टाइप के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो दो टाइप के म्यू है, म्यू एस और म्यू के, नाम से पता पड़ रहा है ये स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और दिस इज काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अरे ये कब लगेगा और ये कब लगेगा? ये जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा तब लगेगा, ये जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा तब लगेगा। अरे ओके, ये जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा, स्टैटिक होगा तो लगेगा। तो बोल दूं टेंडेंसी में लगता है और ये मोशन होने के बाद लगता है। ओके, अच्छा यहां पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? म्यू एस एम जी, जितना ज्ञान मैंने अभी दिया उस हिसाब से। और यहां पर कितनी आ जाएगी काइनेटिक में? म्यू के एम जी, जितना ज्ञान मैंने दिया उस हिसाब से। अभी थोड़ी देर बाद ये एम जी हट जाएंगे, अभी बात करूंगा आगे, अभी नहीं बोलना चाहता मैं, क्योंकि जब तक गलती नहीं करूंगा तब तक मैं सुधार नहीं करवा सकता। ओके चलो आ जाओ, बात करते हैं आगे। तो काइनेटिक और स्टैटिक दो टाइप। अच्छा हाँ, काइनेटिक हमेशा स्टैटिक से कम होता है, क्योंकि रुकी हुई अवस्था में चीजें एक दूसरे पर बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। या बोल दो एटॉमिक लेवल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बड़ा जबरदस्त लगता है, और जब चीज मोशन में होती है तो उतना समय नहीं मिल पाता, इनर्शिया की वजह से चीज आगे चली जाती है और अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। तो ये समझ कि इंटरलॉकिंग जब स्टैटिक होता है तो इंटरलॉकिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, और जब गतिशील, तो ये सोचना यार, एक गड्ढे में से गाड़ी बहुत फास्ट निकालते तो गड्ढे में धंसने के चांस कम रहते हैं, और गड्ढे में गाड़ी रोक देते तो यार धंसने का समय मिल जाता है उसको पूरा अंदर, फिर निकालना और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। बोलो, तो चलती हुई गाड़ी तो एक बार फिर भी गड्ढे के ऊपर से निकल जाती है। तो बोल दो काइनेटिक फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग होने का चांस नहीं मिलता, मतलब कम मिलता है, इसीलिए ये फ्रिक्शन कम लगता है। तो म्यू के कम होता है हमेशा म्यू एस से। ओके ओके सर, तो कैसे ही समझ लो, ओल्ड कंसेप्ट से न्यू कंसेप्ट से कैसे ही समझ लो, ठीक है सर। तो दो टाइप के म्यू है। ओके, अब आजा वापस से क्वेश्चन करते हैं। अब इस ज्ञान के साथ फिर से वही क्वेश्चन करता हूं, थोड़ा सा ज्ञान एक्स्ट्रा इस बार मेरे पास। 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, एक एक चीज क्लियर करते हुए चलो। म्यू के बराबर बच्चों 0.2 और आज म्यू एस बराबर 0.3 है ना। थोड़े से मैंने डेटा ऐसे लिए ताकि कैलकुलेशन आसान रहे, है ना। और मैंने लगाया फोर्स एफ, सब कुछ वही।
तो आपको बताना है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना फ्रिक्शन लगेगा यदि वही F बराबर, सारे केस वही F बराबर, पहला 0 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, 25 न्यूटन, 30 न्यूटन और 40 न्यूटन। बोलो, तो फ्रिक्शन बताना है। अच्छा सुनना, क्या मैं बोलूं, इस बार 2 म्यू है तो 2 फ्रिक्शन फोर्स आएंगे, म्यू FRS और FRK। बोलो, Yes, sir. अरे FRS और FRK तो 2 टाइप के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन होंगे। तो मैं बोल दूं ए सॉल्यूशन, तो बोल दूं ए स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन FS मैक्सिमम, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू। तो बोलो रुकी अवस्था में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो बोल दूं μS into mg। अभी तक मैंने फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू में mg लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने इतना ही समझाया, अभी आपको आगे बात करूंगा। तो μS की वैल्यू हो गई 0.3 और mg की वैल्यू हो गई बच्चों 100। तो मतलब इस बार 2 फ्रिक्शन आए, एक आया FRS स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और वही 30 न्यूटन। बोलो, बोलो बच्चों। अच्छा ऐसे ही FRK की मैक्सिमम वैल्यू, तो बोल दो वो भी सॉल्व करूंगा। तो अरे यार ये जल्दी, चलो ये सारे फोर्स तुम्हें पता ही है कितने लिखे मैंने, है ना? दस के गेम में लिख रहा हूं, मैंने मेरे हिसाब से लिख दिया है, जहां जैसी जरूरत थी थोड़ा कम कर दिया बोर्ड, ठीक है। और मैं बोल दूं ये आ जाएगा म्यू के mg, एस पे एस और के पे के। तो मैं बोल दूं काइनेटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, गतिक घर्षण की अधिकतम वैल्यू, तो मैं बोल दूं यहाँ पे 0.2 into 100 आ जाएगा और ये आ जाएगा बेटा 20 न्यूटन। बोलो, तो 2 आए, ये आया 20 और ये आया 30। ओके, Yes, Yes, sir. बता ये वाला फ्रिक्शन क्या चाहता है, रिलेटिव मोशन को रोकना या टेंडेंसी को रोकना? relative. टेंडेंसी को रोकना मूर्खो, टेंडेंसी को रोकना। ये तो रिलेटिव मोशन होने ही नहीं देगा, स्टैटिक तो चाहता ही नहीं है चीजें चले, ये तो रिलेटिव मोशन को बिल्कुल बंद करके रखना चाहता, होने ही नहीं देना चाहता। तो बोल तू टेंडेंसी को रोकेगा, ये तो वो वाली बात है, पापा हमारी शक्ल देख के मना करते हैं बेटा आज मूवी नहीं जाना। ओके, तो ये तब तक लगेगा जब तक रिलेटिव मोशन ना हो, मतलब होना चाहता है, ये कह देगा मैं नहीं होने दूंगा, तुम सोच तो रहे हो हम भागे, मैं भागने नहीं दूंगा। Yes, sir. और ये चलने के बाद लगेगा, जब तुम चल चुके हो, रिलेटिव मोशन हो चुका है, तब ये लगेगा। जैसे तू घर से मूवी के लिए निकल गया, अब मम्मी फोन कर करके कह रही बेटा जाएगा तो देख लेना पापा तेरा क्या हाल करेंगे, भूरता बना देंगे, फलाना बना देंगे। अब मम्मी कोशिश कर रही है रास्ते में से लौट के आ जाए डर के, तो ये वो है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके सर, बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। अब ये डिपेंड करता है तुम कितनी स्पीड से मूवी देखने गए, तुम्हारी कितनी इच्छा है। तो तुम्हारा डिटर्मिनेशन पावर तगड़ा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपको मोड़ के नहीं ला पाएगा, और तुम्हारा डिटर्मिनेशन पावर से मम्मी का डराना तगड़ा है तो तुम रास्ते में रुक के वापस आ जाओगे। चलो देखते हैं मूवी देख पाए या नहीं देख पाए, चलो आ जाओ। तो इधर देखो, अब मैं बोल दूं बच्चों, पहला केस मैंने फोर्स लगाया 0 न्यूटन, मतलब फ्रिक्शन 0, टेंडेंसी बिल्कुल नहीं है तो फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं लगेगा। मैंने लगाया 10 न्यूटन, तो मैं बोल दूं फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक 10 न्यूटन, क्योंकि तुमने जाने की कोशिश करी, इसने बोला गया तो देखना, तो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते थे कभी चलने की सोच भी मत। हाँ, फिर तेरे लगाया 20 न्यूटन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ओके 20 न्यूटन लग गया, तो तेरे जैसे ही चलने की कोशिश करी फ्रिक्शन और ज्यादा लग गया, तो तेरी टेंडेंसी बढ़ी। जैसे ही कूलर सरकाने के लिए मैंने धक्का दिया तो ग्राउंड में फ्रिक्शन लगाया, जैसे मैंने मम्मी को बुलाया चलो मम्मी कूलर सरकाते हैं, और जैसे हम दोनों ने मिलकर धक्का लगाया तो मैं बोल दूं स्टैटिक फ्रिक्शन ने और ज्यादा दम लगा दिया। आंटी जी क्या कर रहे हो? Yes, sir. सर हाँ, अच्छा 30 न्यूटन लगाया तो बोल दो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 30 हो गई। क्या चल जाएगा? 25 लगाया तो बोल दो 25 पे तो पार्टिकल चलने लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो 20 ही है, तो बोल दो चलेगा। अरे मैंने 25 लगाऊंगा तो चलेगा ना, क्योंकि 20 ही तो है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तक स्टैटिक लग रहा है। तेरी टेंडेंसी चलने के बाद 20 लगेगा, अभी तो चले ही नहीं हो तुम, घर से बाहर तो निकल जाओ पहले। हाँ सर। पहले पापा से निपट तो लो।
कि पापा आपकी कसम आके 5 घंटे पढ़ेगा आपका बेटा, आपका लाल। पहले पापा को कन्विंस तो करो मूवी के लिए, फिर मम्मी फोन करेगी रास्ते में। पहले ही थोड़ी मम्मी फोन लगाने लग जाएगी, तू घर में बैठा हुआ जब भी कि बेटा मूवी गया तो देख फोन पे बात कर रही हूँ तेरे से, है मेरे रोमिंग लग रही। ओके हाँ, तो मैं बोल दूं पहले जा तो सही करके बाद फिर मम्मी फोन लगाएगी। मम्मी का रोल हमेशा चुपके से चालू होता है। हाँ, तो मैं बोल दूं 25 न्यूटन में स्टैटिक फ्रिक्शन 25 लग जाएगा। तूने कहा पापा आपका बेटा, मैं भी तेरा पापा हूं। हाँ, तो पापा ऐसे करके रोक लेंगे। हाँ, फिर देने का पापा आप अपनी औलाद को नहीं जानते हो क्या सर? पापा मैं तो बिल्कुल आप जैसा ही हूँ, मैं कह रहा हूँ वादे का पक्का हूँ, जैसा कहूंगा वैसा करूंगा, मैं आके इतने घंटे पढ़ूंगा। तो पापा ने कहा मेरे को पागल बना रहा है ये वो, फिर हंसने लग गए पापा। मेरे को लग गया अब तो चलेंगे अपन मूवी। पापा की मुस्कुराहट से पता पड़ जाता हाँ करने वाला है। बोलो Yes, sir. हाँ, तो अब 30 न्यूटन तो तेने तेरी मैक्सिमम कोशिश कर ली स्टैटिक, तो मैं बोल दूं पापा ने भी मैक्सिमम कोशिश कर ली रोकने की। तुझे पता है पापा पिघलने वाले। हाँ, अब देखो तो 30 न्यूटन तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता रहा। अब जैसे ही मैंने लगाया 40 न्यूटन, बताइए चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। चलेगा। सुनता जा। और मैं बोलता हूं जैसे ही चलेगा तो तेरा एक्सेलरेशन 40/10 ब्लॉक का 4 हो गया। Yes, sir. नहीं No, sir. नहीं, मम्मी के फोन तो आएंगे रास्ते में। तू सोच रहा तू आसानी से मूवी देख लेगा, बहुत खुशी खुशी मूवी देख लेगा, तो तेरे को लग रहा है तेरे पापा को 40 न्यूटन से कन्विंस करा मूवी बहुत अच्छे से देखूंगा। नहीं, मम्मी के फोन लगातार आते रहेंगे, घबराहट तो थोड़ी रहेगी तेरे को। हाँ, sir. तो मैं बोल दूं 40 जैसे ही लगा तो मैं बोल दूं ये बात तो तय है कि कॉन्टैक्ट सरफेसेस आपस में रगड़ खाती हुई आगे बढ़ने लगी। मैं बोल दूं वो जो इंटरलॉकिंग थी वो टूट गई और ये आगे जाने लगा, लेकिन थोड़ी बहुत इंटरलॉकिंग अभी भी है। और मैं बोल दूं ढंग से नहीं फंस पाएंगे, लेकिन फ्रिक्शन तो लगेगा, और वो लगेगा काइनेटिक। क्या 30 लगेगा? 20। अब पापा वाली परेशानी खत्म हो गई, अब मम्मी वाली चालू हो गई। तो बोल दूं मम्मी की परेशानी पापा से थोड़ी सी कम होगी। पापा का फोन आ जाता है एक बार तो हैंड टू हैंड मुड़ जाते हैं। हाँ, और हाँ, तो मैं बोलता हूं 20 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि गति की अवस्था में हमेशा जब भी रिलेटिव मोशन हो जाएगी उसके बाद स्टैटिक का रोल खत्म, उसके बाद तो काइनेटिक ही लगेगा। तो मैं बोलता हूं कई बच्चे क्या क्या गलती करते बताता हूं। जैसे ही बराबर 40 न्यूटन बोलते हैं, कई बच्चे एक्सेलरेशन 4 बोल जाते हैं 40/10, वो फ्रिक्शन को ही भूल जाते हैं कि लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा बेटा? फ्रिक्शन तो अपनी पुरजोर कोशिश करेगा। तो मैं बोलता हूं कई 4 बोलते गलत। फिर कई लोगों को मैं बोलता हूँ दिमाग लगाओ, तो वो दिमाग लगा के A=1 बोलते हैं। मैं पूछता हूँ कैसे बेटा? तो बोले सर 40 आगे लग रहा है और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 30 है, तो 30 पीछे लगेगा, तो 40 - 30 = 10, तो 10 = 1 है, तो 10 = 10 है, तो एक्सेलरेशन 1 आ जाएगा। क्या ये बच्चे सही है? नो सर। क्यों नो सर? क्यों नो सर? क्योंकि एक्सेलरेशन। हाँ, क्योंकि उन्होंने स्टैटिक फ्रिक्शन लगा दिया। अब तो ब्लॉक चलने लग गया, अब तो ब्लॉक चल रहा है तो स्टैटिक थोड़ी काइनेटिक लगेगा। तो क्या मैं बोल दूं जैसे ही फोर्स ज्यादा हो गया, जैसे ही फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, तो मैं बोल दूं गति मोशन होने लगेगा, पार्टिकल चलने लगेगा। मैं बोल दूं चलने लगा, मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी, चलने लगेगा। बोलो, और चलने लगेगा। मैं बोल दूं फ्रिक्शन स्टैटिक की जगह काइनेटिक लगेगा। बोलो Yes, sir. बोलो, और मैं बोल दूं काइनेटिक कितना होगा? 20। तो बोल दूं एक्सेलरेशन कितना आएगा? तो मैं बोल दूं जब मैंने 40 लगाया तो काइनेटिक 20 लगेगा, और एक्सेलरेशन आ जाएगा F - F R अपॉन की मैक्सिमम वैल्यू है ना, मम्मी का फोन अपॉन M 10 किलो। तो बोल दूं 40 मैंने लगाया, 20 काइनेटिक लगेगा बटा 10, तो बोल दूं एक्सेलरेशन 2 आ जाएगा। बोलो यस सर। तो ध्यान रखना, कई लोग एक्सेलरेशन 4 बोलते हैं, वो भी गलत है, पूरे फोर्स से चला देते हैं। कई लोग 40 - 30 कर देते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि स्टैटिक नहीं काइनेटिक लगेगा, क्योंकि अब तो गति होने लग गई है। तो जैसे ही मोशन होता है स्टैटिक गायब होकर काइनेटिक आ जाता है। मोशन नहीं होता है तब तक स्टैटिक, तो चलाने के लिए 30 चाहिए, 20 पे नहीं चलेगा, और 30 के बाद अचानक से फ्रिक्शन घट के 20 हो जाएगा। तूने 30.0001 भी लगा दिया तो भी इसका एक्सेलरेशन सीधा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 30 से थोड़ा भी ज्यादा हो गया फोर्स, तो फ्रिक्शन अचानक से घट के 20 हो जाएगा। खत्म। नोट कर, फिर ग्राफ बना रहा हूं। 40 तक नोट कर ले, फिर ग्राफ बना रहा हूं। ये 40 का सॉल्यूशन है लास्ट वाले का। 30 तक तो लगातार फ्रिक्शन 30 लगा है, जल्दी कर, हटा दो, अभी और चीजें समझानी, जल्दी कर। हाँ, तो सर आ जाओ, ग्राफ बनवा दो। हाँ, हटा दी, बैठा दो। हाँ, इधर देखो,
चुपचाप सुनते जाना बच्चों, जो बोला नहीं बाहर गया नहीं। हाँ, अभी तो देख ग्राफ बनाते हैं। अब बताता हूं एनसीईआरटी का ग्राफ कहां से आया। तो वो तो दिस इज फ्रिक्शन, ये हो गया फ्रिक्शन मेरे बच्चे, और ये हो गया तेरा फोर्स। 0 पे 0, 10 पे 10, 20 पे 20, 25 पे 25 और 30 पे 30। ओके, वो तो 30, मेरे वाले एग्जांपल में जब 30 था तो याद है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आई थी है, याद है स्टैटिक फ्रिक्शन 30 आया था अपने एग्जांपल में। Yes, sir. बच्चों मैंने म्यू एस 0.3 लिया था ना। Yes, sir. अच्छा, अब 30 से जैसे ही फोर्स आगे कर दूंगा मैं, 30 से थोड़ा सा भी फोर्स आगे कर दिया, ये 30 है, न्यूटन यहां लिख दे, न्यूटन का फोर्स मैंने 30.1 कर दिया, ये 30 है, ये 30 है, मैंने 30.1 कर दिया, बता क्या होगा। तो फ्रिक्शन धप करके नीचे गिरेगा। कितना हो जाएगा फ्रिक्शन अचानक से? फ्रिक्शन अचानक से कितना हो जाएगा? 20। याद है के म्यू के हो जाएगा। फ्रिक्शन अचानक से एफ आर के हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चलते ही फ्रिक्शन काइनेटिक को स्टैटिक की जगह काइनेटिक हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है। तो वो तू दम करके 30 से, मेरे एग्जांपल में जो 30 था वो दम करके 20 बन गया था, याद आया? और एक्सेलरेशन आ गया था। अब तू जितना भी फोर्स बढ़ाएगा उससे बस वो तेज होता रहेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू अब 20 लगेगी, मम्मी के फोन आते रहेंगे, धीरे धीरे तू फोन स्विच ऑफ कर। ओके, होगा जो देखेंगे। तो बोलो बच्चों, तो ये ग्राफ ऐसा कैसे बना, समझ में आ गई? फ्रिक्शन पहले स्टैटिक के मैक्सिमम तक जाता है, फिर भी तुम नहीं मानते तो अचानक से घट के काइनेटिक हो जाता है और तुम चलने लग जाते हो। बोलो, हाँ, सर। बनाओ ग्राफ। अब समझ में आ गया ग्राफों में अंतर कैसे आए? Yes, sir. अब सुन, अगर सुन तो ले, अगर एग्जाम में कभी म्यू के और म्यू एस की अलग अलग बात ना करे तो तुम भी कभी एग्जाम में म्यू एस और म्यू के एक ही म्यू समझना। तुम समझ लेना जिंदगी में 2 टाइप के म्यू होते ही नहीं है। ओके, सिंगल म्यू की बात करना, जैसे इससे पिछला क्वेश्चन था, याद है मैंने एक ही म्यू दिया था 0.2, तो याद है 20 के बाद ग्राफ यू सीधा हो गया था, याद कर, वैल्यू कम हुई नहीं थी, 20 ही लगता रहा था। तुमने 30 लगाया तो फ्रिक्शन 20 लग के और एक्सेलरेट होता रहा था, याद आ गया? Yes, sir. करो नोट करो, Yes, sir. कर लो, नोट कर लो। हो गया सर। चलो, तो सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमारे को। चलो, तो सर काइनेटिक स्टैटिक सब समझ में आ गया। अब सुनना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान से, ठीक है? अभी 1-2 पॉइंट और समझाने मेरे को। ये स्मूथ सरफेस है और ये भी स्मूथ है। आ जाओ, मैंने यहां पे लगाया फोर्स F बराबर 6 न्यूटन। बताओ क्या होगा? आराम से सोच लो, जल्दी नहीं है, आराम से सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। क्या होगा बोलो? सबसे पहले बताओ, ऊपर वाला चलेगा क्या? अच्छा, कई लोग इंट्यूशन से इमोशन से, भावनाओं से ये बोल देते कि चलेगा। सर हमने एक बार धक्का दिया था केरम में और वो गोटियां दोनों चली थी, ये वो ए बेटा अगर इनके बीच में फ्रिक्शन होगा तो चलेगा, नहीं तो न्यूटन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सर कैसे? ऊपर वाले को कौन चलाएगा? न्यूटन तुम्हारे तो ये पूछेगा, बता बच्चा ऊपर वाले को किसने चलाया 1 न्यूटन को, 1 kg को? तो आपके पास कोई जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि 1 kg के ऊपर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मैंने तो सिर्फ 2 kg को धक्का दिया था। 1 kg कैसे चल सकता है मेरे बच्चों, कैसे चल सकता है जब 1 kg का कोई लेना देना ही नहीं है? इसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? चलो तुमने कह तो दिया भावनाओं से कि हमने देखा था, हमने बचपन में सर एक किताब निकाली थी, हमारी किताबें एक के ऊपर एक जमी हुई थी तो 3 किताबें साथ आ गई थी। बेटा वहां फ्रिक्शन था, समझ गए? वहां पे भी सारी किताबों के बीच में पाउडर डाल दो, तगड़ा पाउडर डाल दो, और अब एक को खींचो, ऐसी सब करती हुई बाहर आएगी, बाकी सब वहीं रह जाएगी। याद नहीं रहता हूँ, केरम में याद है खूब पाउडर लगा के खेलते हैं, तो रानी के मारते रानी नीचे नीचे जाती, ऊपर वाली गोटी नीचे गिर जाती, वहीं की वहीं। बोल। Yes, sir. हाँ, तो
सुनो, ऊपर वाले को कौन चलाएगा मेरे को समझा, ऊपर फ्रिक्शन है ही नहीं, कैसे चलेगा? तो बोल दू ये ऊपर वाला 1 kg नहीं चलेगा, नीचे वाला 2 kg नीचे से निकल जाएगा। तो बोल दू 2 किलो पे 6 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो जुप करता हुआ 2 किलो नीचे से गायब हो जाएगा और 1 kg नीचे गिर जाएगा वहीं का वहीं। हाँ सर। अच्छा बता, 2 kg का कंसेप्ट तगड़े होंगे सब आ जाएगा। बता 2 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो बोल दू 2 kg का एक्सेलरेशन m/n। अब बच्चे के आता जाता कुछ है नहीं, सीधा 6/3 कर देते हैं कि सर दोनों है। अरे दोनों है तो मूर्खानंद स्वामी ऊपर वाले गन को चलाएगा कौन? दोनों है। तेरे घर में तेरे मामा भी आए हुए हैं, पर पता पड़ा रोटी तू और तेरी मम्मी खा रही, मामा ने मना कर दिया मैं घर से खा के आया, तो तू क्या 3 में बांट देगा रोटी कि आज 6 बनी थी मैंने 2 खाई क्योंकि हमारे घर में 3 सदस्य थे? अरे 3 थे तो मामा खा थोड़ी रहते। हाँ सर। तो मैं बोल दूं 2 लोग होने से क्या होता है? तुक्कों में फिजिक्स नहीं पढ़ी जाती। तो मैं बोल दूं 6 न्यूटन का पूरा फोर्स 2 किलो काम में ले रहा है और न्यूटन ने बोला जिस भी पार्टिकल पे फोर्स लगता है वो एक्सेलरेट होता है और m/m। तो बोल दूं 3 किलो नहीं 2 किलो ही चल रहा है, वो तो बेचारा चल ही नहीं रहा, वो तो भाग ही नहीं रहा तेरे से फोर्स। मैं बोल दूं 2 अकेला चलेगा और उसका एक्सेलरेशन 3 आएगा। हुआ कंसेप्ट क्लियर? यस सर। Yes, sir. बोलते ही नहीं हो तुम तो। हाँ चलो, सुन 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 मेरे बच्चे, ठीक है मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा था। सर क्या तगड़ा था? ये रफ सरफेस कर दी मैंने, यहाँ फ्रिक्शन है और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन का गुणांक जो है वो है 0.2। हाँ या 5 न्यूटन कर दे, हाँ 0.2 है, म्यू 0.2 है ना यहाँ पे, वो तो स्मूथ ही है यहाँ पे। अब बता, मैं जैसे ही 2 kg को धक्का दूंगा, पहले बता 1 चलेगा क्या? सोच समझ के बोलना, 1 चलेगा क्या? No, sir. अक्कड़ बक्कड़ बंदे को 1 चलेगा क्या? No. नहीं, क्योंकि 1 को कौन चलाएगा? मैं बोलता हूं अभी भी मैं तो 2 पे धक्का लगा रहा हूं, फ्रिक्शन लगेगा तो 2 पे लगेगा, 1 तो वहीं वहीं पड़ा रहेगा, 1 को चलाने वाला कोई है ही नहीं। हाँ 2 चलेगा या नहीं चलेगा इसकी गारंटी नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन लगने लग गया 2 पे, तो 2 की बात अलग है, 1 तो चल ही नहीं सकता। बोलो हाँ, अब बताओ 2 चलेगा या नहीं चलेगा? वो डिपेंड करता है सर, वो डिपेंड करता है फ्रिक्शन कितना लग रहा है। चलो आ जाओ मैं दिखाता हूं। तो मैं बोल दूं इस सतह पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, क्यों? क्योंकि आगे जाने की टेंडेंसी है। 2 किलो पे फोर्स लग रहा है आगे, तो मैं बोल दूं इसकी टेंडेंसी आगे जाने की, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा क्योंकि इंटरलॉकिंग हो जाएगी। देखो जैसे मैं 2 पे आगे फोर्स लगाऊंगा यूं इंटरलॉकिंग हो जाएगी। देखो सब जगह इंटरलॉकिंग, तो पीछे की तरफ धक्का देखो यार, मेरी ऊपर वाली उंगली आगे जा रही है और नीचे वाली उंगली देखो पीछे पुश कर रही है। देख ये देख, बोलो तो मैं तो इंटरलॉकिंग हो गई बोल। तो देखो, तो मैं बोलता हूं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? बोलो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं बोलता हूं म्यू mg, और म्यू की वैल्यू हो गई बेटा 0.2 और mg की वैल्यू हो गई 20, तो मैं बोलता हूं 0.2 into 20 4 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा। बोलो बच्चों। Yes, sir. और मैं बोलता हूं 4 न्यूटन का म्यू mg और इसका mg 20 है, तो 4 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा। और मैं बोलता हूं तूने 5 लगाया, तो मैं बोलता हूं ये 4 का फ्रिक्शन और 5 तूने लगाया, तो मैं बोलता हूं नीचे से निकल जाएगा। और मैं बोलता हूं इसमें नेट फोर्स 1 न्यूटन होगा। एफ नेट बराबर जितना मैंने लगाया माइनस जितना फ्रिक्शन, तो मैंने लगाया 5 न्यूटन और फ्रिक्शन लगा 4 न्यूटन, तो मैं बोलता हूं इस पर नेट फोर्स 1 न्यूटन लगेगा और ये चलने लगेगा। बोलो नो सर। No, sir. बोलो मेरे बच्चों। No. नो। अब सुनो सुनो, जिन लोगों के कंसेप्ट अधूरे या कमजोर है उनका चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं बोल दूं वो 5 ही लगा के फ्रिक्शन 4 लगा देंगे। सुनना ध्यान से। अब वापिस आते हैं, याद है मैंने तेरे को कहा था फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू mg गलत है, लेकिन इसकी बात मैं बाद में करूंगा, पहले गलती करवाऊंगा तेरे से। याद कर, मैंने शुरू में बोला था मैं इसकी बात वापिस करूंगा। सबसे पहले मैंने एफ आर बराबर म्यू mg लिखा था, याद कर। फिर मैंने एक क्वेश्चन दिया था 10 किलो का म्यू बराबर 0.2 वाली सतह पे रख दिया था और फोर्स कुछ नहीं लगाया था, तो तेरे फ्रिक्शन 20 बताया था। फिर मैंने बोला था देखो 20 नहीं लगेगा, एडजस्ट करेगा, तो फ्रिक्शन एडजस्ट, तो फिर वो जो वैल्यू मैक्सिमम लगाया था, याद है? फिर एफ आर मैक्सिमम कर दिया था अपन ने, याद है कि मैक्सिमम 20 लग सकता है। फिर अपने कंसेप्ट क्लियर होता है, हाँ यार लग कुछ भी सकता है लेकिन लगेगा 0। क्यों? क्योंकि चलने की टेंडेंसी नहीं है। बोलो। यस सर। तो सबसे पहले मैंने एफ आर मैक्सिमम होता है ये क्लियर किया। अब मैं दूसरी बात क्लियर कर रहा हूं, एफ आर म्यू mg फ्रिक्शन होता ही नहीं है। तो सर आ जाओ वापस पीछे, शुरू से पहले सबसे पहली बात जो लिखी बिल्कुल उसको आ जाओ वापस। ये सब गलत अभी तक जो पढ़ा। सर फिर क्या करेंगे हम? बताता हूं। फ्रिक्शन की लास्ट पॉइंट वापस बोल रहा हूं, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू, याद है? पहले वैल्यू लिखा था फिर मैक्सिमम किया था क्योंकि एक क्वेश्चन गलत हो गया था मेरा। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू याद है? मैंने एफ आर मैक्सिमम बराबर म्यू mg लिखा था। वहां पे बच्चों लगाओ क्रॉस और उसके आगे लिख दो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा म्यू n।
सर दोनों में अंतर क्या है? अच्छा सुनना सर, अभी तक आपने पढ़ाया तो सब गलत हो गया? नहीं, मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया बच्चों, मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया उन सब में तुम्हारे को जो भी क्वेश्चन दिया मैंने, उन सब में मैंने n बराबर mg रखा है। मतलब मैंने हमेशा ध्यान रखा कि n की वैल्यू mg आए, इसलिए न्यूमेरिकल सारे राइट है, वहां सब जगह n mg बन रहा है। मैंने इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, लेकिन मैंने यहाँ म्यू एन नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं यहाँ गलती करवाना चाहता था, और मैं बताना चाहता था जो लोग म्यू एम जी करेंगे उनका फ्रिक्शन 4 आएगा और उनको एहसास भी नहीं होगा उनका क्वेश्चन गलत हो गया। ओके, वो एक्चुअल में चलेगा ही नहीं। अरे एक्चुअल में 2 किलो चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फॉर म्यू एन और एन में दोनों के वेट आएंगे। अभी बताता हूँ, अभी समझा रहा हूँ सारा। म्यू एन सर दोनों में अंतर क्या है बताता हूँ। अभी इस क्वेश्चन को रोक, बताता हूँ यार। एक बात बता, एक ऑब्जेक्ट रखा है ना, इसको वही ओल्ड कंसेप्ट से समझा रहा हूं, और इसकी सरफेस इतनी धस गई है। ओके, अब मैं जैसे इसको आगे धक्का देता हूं, है ना, ये 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, और मान लो ये इतना धसा, और मैंने जैसे ही आगे धक्का दिया, मैं बोल दूं ऐसे इंटरलॉकिंग हो जाएगी। बोलो बोलो बच्चों, ये इंटरलॉकिंग हो गई, बोलो। ठीक है साहब, अब मैं बोल दूं इसका खुद का जितना वेट था, इसकी खुद की जितनी औकात थी, उससे इतना घुस गया ये अंदर, और मैं बोल दूं उस हिसाब से फ्रिक्शन लग जाएगा कितना, म्यू इंटू एम जी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन खुद के वेट के बराबर आएगा, क्योंकि और कोई नहीं है। अरे बोलो। फिर मैंने याद है यहाँ पे 10 किलो की जगह 50 किलो रखा था, तो मैंने बोला था ज्यादा अंदर घुस जाएगा क्योंकि खुद का वेट बढ़ गया। तो उस समय तो मैं तेरे को एमजी समझा रहा था, एमजी बढ़ गया। लेकिन एक बात बता, ये 10 किलो का रखो और इसके ऊपर हाथी बिठा दो, ये हाथी बिठा दिया, तो हाथी बिठाने के बाद क्या ये अंदर नहीं धसेगा? तुम ये बोल दोगे कि फ्रिक्शन तो म्यू एमजी होता है सर, और अब भी म्यू 0.2 है और एमजी तो 100 ही है, तो फ्रिक्शन तो 20 ही लगेगा। अरे नहीं मेरे बच्चे, क्या मैं बोल दूं ये जबरदस्त अंदर धस जाएगा, फाड़ देगा ग्राउंड को। तो क्या मैं बोल दूं अगर मैं हाथी भी बिठा दूंगा तो ये ब्लॉक ज्यादा अंदर धस जाएगा? बोलो। तो मैं बोल दूं वही एमजी होने के बावजूद फ्रिक्शन बढ़ गया, क्योंकि फ्रिक्शन को ऑब्जेक्ट के वेट से मतलब नहीं होता है, फ्रिक्शन को इस बात से मतलब होता है टोटल नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड पे कितना लग रहा है, या ऊपर मेरे ग्राउंड के ऊपर जितनी भी चीजें रखी है वो सब मिलके ग्राउंड के ऊपर कितना दम लगा रही है, उतना ही ग्राउंड वापिस दम लगा के सतह को फिक्स करवा देता है एक दूसरे में। तो मैं बोल दूं चाहे ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा हो, चाहे इसके ऊपर कोई और वेट रख दो, मैं बोल दूं टोटल नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया, उस नॉर्मल रिएक्शन में ऊपर वाले सारे वेट आ जाते हैं। मैंने एफबीडी में सिखाया था एनएलएम के, बोलो। तो क्या मैं बोल दूं इस 2 किलो की वजह से नहीं फंसेगी सरफेस, मैं बोल दूं ये सरफेस 2 किलो के वेट से नहीं फंसेगी, 2 और 1 दोनों के मिला के। क्यों? क्योंकि ये एक भी तो ऊपर से दम लगाएगा, और मैं बोल दूं ग्राउंड पे टोटल 3 किलो के बराबर का वेट आ जाएगा, 30 न्यूटन। बोलो, 3 केजी वेट आ जाएगा। बोलो। तो मैं बोल दूं बेसिकली इस एमजी में तो सिर्फ ऑब्जेक्ट का वेट आया, जबकि ऑब्जेक्ट के वेट से मतलब नहीं, इसके ऊपर जितनी चीजें रखी होती सबका वेट काउंट होता है। तो मैं बोल दूं इसलिए ये गलत है। छोटे मोटे क्वेश्चनों में तो ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू फ्रिक्शन की है। तो फाइनली हम सही सॉल्यूशन तक पहुंच गए, और इस मिसकंसेप्शन की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जिन लोगों को इस बात का पता है उनका आंसर यहाँ पे चलेगा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 5 लगा रहे और फ्रिक्शन 4 ही आएगा। और जिन लोगों को ये पता है वो बोलेंगे कि सर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन होगी। यहाँ पे म्यू के म्यू एस कुछ नहीं है, कि म्यू दिया तो सिर्फ म्यू की बात करो, और म्यू एन और एन में टोटल वेट, याद है नॉर्मल रिएक्शन दोनों के वेट के बराबर आएगा। ये मैं एनएलएम में सिखा चुका हूं, पहले मैंने दोनों का अलग अलग एफपीडी बनवाया था और उसके बाद बोल दिया था पूरे को 1 मान लो 3 किलो। बोलो। Yes, sir. तो मैं बोल दूं दिस इज 0.2 इंटू 30, तो मैं बोल दूं 6 न्यूटन आएगा, तो मैं बोल दूं नहीं चलेगा। बोलो। तो आप सुनना, पहले तो सबसे पहले म्यू एन करो, म्यू एमजी काट के म्यू एन करो, बोलना ये एन में टोटल वेट आएगा, टोटल वेट। ठीक है, तुम तो नॉर्मल रिएक्शन है, तो बस ये करो। तो वहां पे मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू अब म्यू एमजी काट के ये कर दो। ठीक है, अब हमारे कंसेप्ट क्लियर है। अब सुनना, जो यहाँ गलती करेगा सुनो, ये समझ में आ गया बच्चों? अब सुनना, Yes, sir. अब इसमें एक सॉल्यूशन फर्स्ट।
तो बोल दो जो लोग मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू एमजी लिखेंगे उनका 0.2 इंटू mg 20 और 4 न्यूटन आ जाएगा, और वो बोल देंगे एफ आर इज लेस देन एफ, है ना, 5 न्यूटन से कम है। 5 न्यूटन तो हो गया है मेरा फोर्स, और फ्रिक्शन तुम्हारा 4 ही आया, मैक्सिमम फ्रिक्शन तुम्हारा 4 आया। जिन लोगों के गलत कंसेप्ट उनका 4 आ गया, तो वो क्या कहेंगे कि फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट चलेगा, ऑब्जेक्ट चलेगा। इन दोनों से वो बोल देंगे ऑब्जेक्ट चलेगा। क्या ये राइट है? नो। अब ये क्यों गलत है? तो मैं बोलता हूं फ्रिक्शन की सही वैल्यू, ये तो हो गया गलत सॉल्यूशन। अब यहाँ देख सॉल्यूशन, राइट सॉल्यूशन। तो मैं बोलता हूं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू mg नहीं होती है, तो क्या होती है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू n होती है। फ्रिक्शन को इस बात से मतलब ही नहीं तुमने कितना वेट रखा, फ्रिक्शन को तो इस बात से मतलब है कि उसके ऊपर भी कोई बैठा हो तो वो भी गिन लूं। तो बोल दो 0.2 इंटू, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2 + 1g। अरे बोलो, तुम बोल दो ये आ जाएगा बेटा 30, तो ये आ जाएगा 6 न्यूटन। तो बोल दो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सही कंसेप्ट वाले लोगों के 30 आ रही, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन 30 होगा। बोलो, और मैं बोल दूं, तो मैं बोल दूं तुम्हारा जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन मैक्सिमम 6 न्यूटन, मैं बोल दूं वो ज्यादा है। किससे? F बराबर 5 न्यूटन से। तो बोल दूं नहीं चलेगा, फ्रिक्शन लगेगा इतना नहीं, ये तो मैक्सिमम वैल्यू और ये ज्यादा है, तो मैं बोल दूं नहीं चलेगा। अरे बोलो, और पता फ्रिक्शन कितना लगेगा? और फ्रिक्शन लगेगा कितना लगेगा? 5 न्यूटन, क्योंकि 6 तो मैक्सिमम है। बोलो, अरे पक्का समझ में आ गया क्या? Yes, sir. हाँ, sir. चलो बच्चों, सुनो, अब अपन अगले टर्न पे